हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आपका अभ्युदय के इस ऑनलाइन क्लास में। जी, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी आ जाएं ताकि आज के सेशन को हम स्टार्ट कर सकें। पिछले क्लास में हमने बात करी डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में कि डिफेंस टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे रोबोटिक्स के बारे में कि रोबोटिक्स क्या है। आप सभी आ जाएं। गुड इवनिंग शरद, मुकेश, मयूरी जी। रोबोटिक्स क्या है, रोबोट क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, रोबोट की आवश्यकता हमें क्यों है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, रोबोट के क्या क्या प्रकार होते हैं, सबसे पहला रोबोट कौन से था, रोबोट के नियम कौन कौन से हैं, रोबोटिक्स वर्ड कहाँ से आया। ढेर सारी चीजें हैं जो आपको आज के इस क्लास में मिलने वाली है। जी, तो चलिए रोबोट को मतलब इस रोबोटिक का टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रोबोट आखिर क्या है, ठीक है, हम एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर रोबोट क्या। देखो, अगर हम रोबोट की बात करें तो रोबोट एक प्रकार का मशीन है, ये तो हमें अच्छे तरीके से पता है। हाँ, लेकिन अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं कि आज की क्लास जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए भी काफी अच्छी होगी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो हमेशा ही अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि आज की जो क्लास है वो पूरी तरीके से बायलैंग्वेज है। जी, सलेश सलेश गुड इवनिंग, चरण सिंह, साहिद, जनेश। सो आज की क्लास में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मतलब दोनों मिलेगी, है ना। मैंने कोशिश की है बायलिंगुअल आज की क्लास को करने की, काफी अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रोबोट्स की बात करें तो बेसिकली रोबोट्स है क्या। देखो, रोबोट एक प्रकार का ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड जो है एक मशीन बोल सकते हो, एक प्रकार का स्वचालित मशीन है जो जो बहुत कम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के गति और सटीकता के साथ विशिष्ट कार्यों को निष्पादित कर सकती है। इसके रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि रोबोट बेसिकली क्या है, एक ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक मशीन है जो बिना किसी ह्यूमन के हस्तक्षेप के, बिना किसी ह्यूमन के इन्वॉल्व के किसी भी काम को क्या कर सकता है, किसी भी विशेष प्रकार के कार्य को क्या कर सकता है, वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। मतलब स्पीड के साथ भी और सटीकता के साथ काम कर सकता है। वैसे अगर रोबोट की बात करें तो रोबोट जो वर्ड है उसका मतलब होता है सेल्फ लेबर, यानी कि स्वश्रम है। तो रोबोट का मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि रोबोट क्या है, एक प्रकार का मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन। तो कुछ भी काम कर सकता है बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के। ध्यान दीजिएगा, रोबोट वर्ड से आप क्या समझते हो ये बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा सर ये जो रोबोट है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि रोबोट जो है पूरी तरीके से इस तरीके से दिखने वाला एक यंत्र है? नहीं जी, रोबोट का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका जो मोबाइल फोन है वो भी एक प्रकार का रोबोट है। आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो वो भी एक प्रकार का रोबोट है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वो भी एक प्रकार का रोबोट है। यानी कि रोबोट का मतलब क्या होगा, एक ऐसी मशीन, एक ऑटोमेटिक मशीन जो आपके बिना या फिर आपके इशारों पे किसी भी काम को करने में काफी सक्षम है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें रोबोट की कि सर और क्या क्या चीजें हो सकती है रोबोट में खास बात, तो देखो कि रोबोट का उपयोग जो है कई क्षेत्रों, कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। मतलब हम जो रोबोट का उपयोग करेंगे, जितने भी हमारे जो पर्पस है, कोई भी पर्पस हो सकते हैं, खास करके खतरनाक वातावरण यानी कि डेंजरस इन्वायरमेंट की बात करें, निर्माण प्रक्रियाओं जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, या फिर ऐसी जगह पे जहां मनुष्य जीवित नहीं रह सकता या काम नहीं कर सकता। जीवित का मतलब कि जहाँ पे मानव जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से मानव के विपरीत है, मानव के काम करने के विपरीत है। जैसे मैं अगर बात करूँ, बहुत सारे ऐसे माइंस हैं जो आपके जमीन के काफी नीचे है। वहाँ पे आपकी ना हवा अच्छी तरीके से है, ना वहाँ पे रोशनी है, वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत जगह हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। या फिर आप स्पेस की बात कर लो, अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे क्या मानव के रहने लायक अनुकूल परिस्थितियां हैं? बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि ऐसी जगह पे जहाँ पे मानव को पहुंचना मुश्किल हो या वहाँ पे मानव के लिए काम करना काफी खतरनाक हो, तो ऐसी जगह पे रोबोट जो है बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ये जो है काफी अच्छी बात है किसी भी रोबोट के लिए। और साथ में जितनी भी निर्माण प्रक्रियाएं हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, यानी कि बहुत सारे, जैसे जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तो उसी प्रकार से हमारे लिए जो जो ऐसी वस्तुएं जिसकी जिसकी नीड बहुत ज्यादा है, चाहे अगर आप किसी कार की बात कर लो, मोटरसाइकिल की बात कर लो या किसी फूड की भी बात कर लो, तो इन सभी के मैन्युफैक्चरिंग में क्या आदमी तो चाहिए चाहिए, लेकिन इंसान जो है जो भी काम करेंगे वो आसानी से मतलब सटीकता के साथ वो काम नहीं कर सकते। आप ये बोल सकते हो कि मानव गलतियों का एक टुकड़ा है।
मानव कोई भी अगर एक काम, किसी भी मानव को कोई भी काम करने दो, एक ही काम करने दो, तो अगर वो 100 बार काम करेगा तो 100 में 1 या 2 गलतियां तो वो दोहराएगा। तो बड़े बड़े बिजनेस में अगर अगर ये जो 1 या 2 गलतियां देखने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन उनके लिए काफी नुकसानदायक होती है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हो सकते हैं या फिर बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं, वहां पे रोबोट को रखा जाता है ताकि वो क्या कर सके, एक ही काम को बार बार कर सके, रिपीटेशन वाले काम को कर सके बिना किसी भूल और चूक के। तो ये जो है रोबोट की कुछ परिभाषा है। इसके अलावा हम बात करें कि रोबोट जो है वो और क्या क्या कर सकता है, जैसे अभी देखो मैंने कहा ना कि रोबोट का कोई भी रूप हो सकता है, यानी कि जरूरी नहीं है कि रोबोट मेरे और आपके जैसे दिखे, या जिस यहाँ पे जो इमेज देख रहे हो किसी के जैसे दिखे। गुड इवनिंग बच्चे, आप सब सब गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जरूरी नहीं है कि रोबोट ऐसे दिखे, रोबोट का कोई भी रूप हो सकता है, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इंसानों के जैसे दिखने में लगे, यानी कि हम जैसे भी होंगे, ह्यूमनॉइड रोबोट जिसे कहते हैं। जैसे ऐसे रोबोट जो होते हैं वो मानव भाषा, यानी कि जो हमारी जो लैंग्वेज है, वो अनुभूति यानी कि फीलिंग्स, चलने, उठाने और किसी भी अन्य क्रिया को दोहराने का प्रयास करते हैं जो मनुष्य कर सकता है। यानी कि आप बोल सकते हो कि रोबोट जो होंगे, जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी रजनीकांत वाली, या फिर एक रोबोट 2.0 जिसमें अक्षय कुमार थे, तो वो भी रोबोट एक ऐसा था जिसकी फीलिंग्स थी, ठीक है, जो उठ सकता है, चल सकता है, बैठ सकता है। तो रोबोट किसी भी तरीके के हो सकते हैं, दिखने में ह्यूमन के भी जैसे हो सकते हैं, या फिर अगर आपके पास फोन है तो दिस इज कॉल्ड, ये इसे भी आप रोबोट कहोगे। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ऐसे ऐसे काम कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। कैलकुलेशन का काम मुझसे तेजी से कर सकता है ना, गणना करने का काम बहुत तेजी से कर सकता है, किसी और संप्रेषण का अच्छा एक माध्यम भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाह रहा कि जो रोबोट है वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, है ना। आपके आसपास कई रोबोट, क्लियर है। और साथ में हम बोल सकते हैं कि रोबोट का उपयोग क्या है, जैसे एक स्वचालित मशीन, आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल सब में कि जो वहाँ के जो फर्श है वो एक मशीन के द्वारा साफ किए जाते हैं। दूसरा, इसका उपयोग हम अंतरिक्ष में कर सकते हैं, इसका उपयोग हम सेना में कर सकते हैं। तो रोबोट के और बहुत सारे फंक्शन है, इसके एप्लीकेशन की बात हम करेंगे, ठीक है। तो रोबोट क्या है, एक छोटा सा संक्षिप्त एक आप बोल सकते हो कि ये क्या था, एक इंट्रोडक्शन था रोबोट का। तो क्या आपको ये समझ में आया? अगर समझ में आया तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सर जनरल साइंस की क्लास कब होगी? मेरा ईपीयू का सितंबर पेपर है, बहुत जल्द होगी बच्चे। हाय हाय भास्कर, कैसे हो? सो भाई समझ में आ रहा है ना आप सभी को, क्या प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? और प्लीज अगर आप इस वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आज का टॉपिक अच्छा है, तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही रोबोट की। तो फिर रोबोट और रोबोटिक्स की हम क्योंकि बात करने वाले हैं रोबोटिक्स के बारे में, तो रोबोटिक्स क्या है एक बार उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि रोबोट की बात करें तो रोबोट आपको समझ में आ गया। तो व्हाट इज रोबोटिक? रोबोटिक क्या होता है? देखो, रोबोटिक की अगर हम बात करें तो बोल सकते हो कि रोबोटिक्स जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, या वह क्षेत्र है जो रोबोट के डिजाइन, निर्माण और अनुप्रयोगों से संबंधित है। रोबोटिक्स इज द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट डील विद द डिजाइन, मैन्युफैक्चर, एप्लीकेशन ऑफ रोबोट। अब रोबोटिक्स का मतलब समझ में आ गया कि अगर मान लो कि ये रोबोटिक्स एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ब्रांच ही बोल सकते हो, एक फील्ड बोल सकते हो, जहाँ पे आप रोबोट के डिजाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, या जिस प्रकार के भी रोबोट बनाना है। अगर मान लो एग्रीकल्चर में कोई रोबोट बनाना है तो उसके लिए हमें अलग से उसके फंडामेंटल को समझने की जरूरत है। मेडिकल का काम करना है तो वहां पर भी क्या करना है, हमें फंडामेंटल यूनिट वहां भी समझनी है। तो रोबोटिक्स का मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के ये हो गया, क्लियर है। अब बात करें कि रोबोट शब्द कब आया। रोबोट सोफिया, बिल्कुल कह सकते हो कि सोफिया जो है वो अ, एक रोबोट है। क्या लिखा है कमल सर? रोबोट ह्यूमंस के लिए हानिकारक होता है, क्या होता है क्या नहीं होता बच्चे, मैं बताऊंगा आपको। तो देखो, अब ये रोबोट वर्ड कहाँ से आया। तो रोबोट वर्ड की जब हम बात करें तो सबसे पहला जो रोबोट वर्ड पब्लिक के लिए यूज किया गया था, यानी कि रोबोट शब्द को जो जनता के सामने चेक के एक लेखक थे जिसका नाम था कार्ल कपेक, ठीक है। कार्ल कपेक बोल सकते हो, उसका नाम क्या है, कार्ल कपेक, केल कपेक, जो भी बोलो। 1819 और 1980, 1819 और 1938, मतलब इनका एक डेट ऑफ बर्थ और वो है। व्योम क्या है? व्योम भी एक प्रकार का रोबोट है, मैं बताऊंगा आगे। तो रोबोट सबको जनता के सामने एक चेक लेखक, इनका कार्ल कपेक नाम था,
आपने एक नाटक जिसका नाम क्या है RUR, क्या नाम है RUR, का नाम बोल सकते हो, पूरा नाम क्या है कि रोशम यूनिवर्सल रोबोट, उनका एक नाम था, ठीक है, 1920 में प्रकाशित किया गया था। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वर्ड है रोबोट, वर्ड का सबसे पहला जो जनता के लिए आया एक लेखक थे, इसका नाम क्या था, कार्ल कपेजा। उन्होंने एक अपना नाटक लिखा था, एक अपना एक नाटक बोल लो या फिर आप बुक बोल लो, कुछ भी बोल लो, जो भी समझने लायक, ठीक है। तो उनका नाटक क्या था, रॉमसन यूनिवर्सल रोबोट, उस वर्ड में आया था। बेसिकली क्या है कि इस नाटक में क्या है कि एक कारखाना होता है जहाँ पे रोबोट बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो है जनता के सामने जो वर्ड आया रोबोट, वो आया था, कौन लेके आए थे, कार्ल कपेक। बट ये रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स वर्ड जो है वो कार्ल कपेक ने यूज किए थे। इनके लिए जो श्रेय जाता है वो जाता है किसका, आपका असिमोव, इसहाक एसिमोव ने सबसे पहले रोबोटिक वर्ड का यूज किया था। ये वर्ड कहाँ से आया, तो वो जो आपका जाके ये जो रोबोट शब्द है वो चेक शब्द रोबोटा से आया सबसे पहली बात तो, जिसका अर्थ है जबरन, श्रम या काम, ठीक है। और रोबोटिक शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है वो इसहाक एसिमोव ने किया था, कब, 1941 में प्रकाशित अपनी विज्ञान की कथा जिसका नाम था लियर, क्या नाम था, लायर, लायर लेयर जो भी बोलो, क्लियर। तो रोबोट वर्क जो है कार्ल कपेक ने आया, और रोबोटिक्स का उपयोग किसने किया, आपका आइजैक एसिमोव ने किया था। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं जो पेपर में, पीसीएस के पेपर में पूछा जा सकता है कि रोबोट वर्क सबसे पहले, मतलब रोबोट वर्ड का यूज करने वाले सबसे पहले लेखक कौन से थे, और रोबोटिक्स वर्ड का यूज सबसे पहले करने वाले कौन से लेखक थे। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि रोबोट क्या है और रोबोटिक्स क्या है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछें, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। व्योम भी एक प्रकार का रोबोट है और सोफिया भी एक प्रकार का रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट बोल सकते हो, हम बात करेंगे बच्चे इसके बारे में। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है, वो रोबोटिक्स है। तो क्या आपको रोबोटिक्स समझ में आया, क्या आपको रोबोटिक्स समझ में आया, रोबोट समझ में आया तो मुझे बताएं, रोबोटिक्स समझ में आया तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ रोबोटिक्स के बारे में, कि भाई अगर हमने रोबोट बनाया है तो क्या उसके भी कुछ नियम और कानून होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर कोई भी चीज होती है, हर एक चीज को काम करने के लिए नियम और कानून की आवश्यकता होती है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या चाहिए, जिस प्रकार से हम ह्यूमन के लिए कुछ लॉज होते हैं, कुछ कानून है, कुछ ये सब चीजें हैं, तो उसी तरीके से रोबोट के लिए कुछ कानून होने चाहिए, क्योंकि रोबोट एक प्रकार की एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर में फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन वो ह्यूमन से अच्छा काम कर सकते हैं। एक शक्तिशाली एक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एक शक्तिशाली वस्तु है, जो काम ह्यूमन कर सकते हैं वो काम रोबोट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स नहीं है तो वो किसी की भी बात मान सकते हैं। तो मान लो कि मैंने एक रोबोट बना लिया, और रोबोट बनाने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसे तहस नहस करने के लिए भेज दिया, लोगों को मारने के लिए भेज दिया, तो कहीं ना कहीं ये भी चीजें गलत है। तो रोबोट के लिए जो भी रोबोट आप बनाओगे या जो भी कंपनी रोबोट बनाएगी, उन्हें लॉ ऑफ रोबोटिक्स पे क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और उनके अनुसार जो है वो रोबोट को बनाना पड़ेगा। इसलिए फटाफट फटाफट आप मुझे बताएं कि अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। फटाफट मुझे बताएं गाइस, क्या आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं। हम रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें बात करेंगे अभी फिलहाल लॉ ऑफ रोबोटिक्स के बारे में कि क्या है ये, मतलब लॉ क्या है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आप सभी की कमेंट शायद मुझे बहुत लेट से दिखाई दे रहे हैं, तो एक बार मैं फोन में भी देख लेता हूँ। फटाफट फटाफट जो है आप सभी कमेंट करें। जो भी वीडियो है शायद मुझे लगता है बहुत स्लो दिख रही है, आप सबके कमेंट जो है मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। कम इन द सेंस की बहुत धीरे से, धीरे इन द सेंस की। चलिए समझ में तो बिल्कुल आ गया आपको, मशीन लर्निंग भी रीड कराए सर, बिल्कुल ठीक है। आप सबके मतलब वीडियो जो है मुझे लगता है आप सभी के पास बहुत धीरे से पहुंच रही है, बहुत कनेक्शन शायद स्लो है। एनीवे चलिए, तो लॉ ऑफ रोबोटिक्स की बात करें तो क्या है, मतलब कुछ कानून बनाए हैं, क्योंकि
रोबोट्स के लिए भी कानून होने चाहिए, अदरवाइज वो बहुत तबाही मचाएगा। तो लॉ ऑफ रोबोट क्या है? देखो, आइजैक अगर बात करें, आइजैक असिमोव ने रोबोटिक्स के 3 नियमों की अपनी अवधारणा पेश की है। मतलब जो असिमोव है, उन्होंने क्या कहा कि जो रोबोट्स हैं उनको उनके लिए 3 नियम है, और जो भी कंपनी बनाएगी उन 3 नियमों को मानना पड़ेगा। वो कौन-कौन से नियम है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। देखो, पहला नियम क्या है कि पहला नियम रोबोट का ये कहता है कि रोबोट में नॉट इंजर और कि एक रोबोट इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता। कि भाई अगर आप कोई भी रोबोट बना रहे हैं तो नियम और कानून तो मानने पड़ेंगे। तो पहला नियम कानून क्या है कि पहला कानून क्या है कि रोबोट इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता किसी भी कंडीशन में। किसी भी कंडीशन का मतलब ध्यान दीजिएगा कि भाई मान लीजिए कि रोबोट को अगर आप मार रहे हो, और मारने के बाद भी अगर मान लो उसे लगे या तो वो अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए आपको मारना स्टार्ट कर दे, तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं होगी? भाई आप तो रोबोट से कभी जीत ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो हार्ड मांस का बना नहीं होता, वो मशीन का बना होता है, उसे कोई चोट भी नहीं लगेगी। तो पहला नियम ये है कि रोबोट इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकता किसी भी कंडीशन में। फिर दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम क्या है कि एक रोबोट को मनुष्य द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए, सिवाय इसके कि ऐसे आदेश पहले कानून के विपरीत हों। कि a robot must obey the order given it by human being except where such order would conflict with the first law। कि देखो, जैसे कि मान लो कि मैंने एक लॉ बनाया, लॉ इन द सेंस, लॉ का मतलब कि मैंने क्या कर लिया कि एक रोबोट बनाया, लॉ नहीं, एक रोबोट बनाया। रोबोट बनाने के बाद मैंने सारी चीजें मतलब उसमें डाल दी, तो मशीन गन भी डाल दिया, ये वो जैसे सब डाल दिया। अब मैंने अपने उस रोबोट को क्या कर दिया, अपने घर के पास जैसे चौकीदार रखते हैं ना, उसी तरीके से उसको रख दिया। ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई भी इंसान जब वो घुसा, चाहे हमारा चोरी घुसा, मैंने कह दिया उस रोबोट को कि भाई कोई भी घुसे तो उसको देख लेना। तो अगर वो रोबोट क्या हुआ, वो रोबोट क्या किया, अगर रोबोट को मैंने बैठा दिया, कोई भी चोर या कोई भी डाकू या कोई भी थर्ड पर्सन जब मेरे घर पे एंट्री करेगा, तो रोबोट तो उसे पहले रोकेगा, क्योंकि मैंने उसे क्या दी है, ऑर्डर दिया है कि आप क्या कीजिए कि उसे किसी को भी घर में घुसने मत दीजिएगा। लेकिन चोर जबरदस्ती घुस गया, तो भाई जब जबरदस्ती घुसेगा चोर, तो क्या होगा, रोबोट उस चोर को मारेगा कि नहीं मारेगा? क्योंकि रोबोट अगर उस चोर को मारता है तो वो चोर एक प्रकार का ह्यूमन बीइंग है। उसका मतलब क्या हुआ कि रोबोट कहीं ना कहीं मेरी तो बात मान रहा है, लेकिन उस चोर को मार भी रहा है, मार भी तो रहा है। तो अगर चोर को मार रहा है तो वो फिर पहले लॉ का क्या हो जाएगा, उल्लंघन होगा कि नहीं होगा? उल्लंघन होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब क्या कि सेकंड लॉ ये कहता है कि एक रोबोट जो है इंसान की बात तो मानेगा, वो तब तक बात मानेगा कि जब तक वो पहले लॉ का उल्लंघन नहीं करता। यानी कि मैंने अगर किसी भी रोबोट को बनाया है तो वो मेरे सारे काम करेगा जो मैं उसे बोलूंगा, लेकिन वो किसी इंसान को नहीं मारेगा। यानी कि अगर मैं ये बोल भी देता हूँ कि आप किसी इंसान को जाके मार लीजिए, तो फिर वो पहला जो नियम होगा उसका उल्लंघन हो जाएगा। क्लियर है? क्या रोबोट में प्रोसेसर होना जरूरी है? सरद, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके जितने भी मन में सवाल है, क्या प्रोसेसर होना जरूरी है, प्रोसेसर क्या होता है, आज की क्लास आप देखिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है, मतलब रोबोट कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, आज आज की क्लास जो मैं कह रहा हूँ रोबोट की, वो बहुत अच्छी है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज की क्लास में सारी चीजें। इज क्लियर? तो ये तो कौन सा हो गया, ये जो रोबोट का जो नियम हो गया, ये हो गया दूसरा नियम। फिर तीसरा नियम क्या है? थर्ड लॉ क्या कहता है कि रोबोट को अपने अस्तित्व की रक्षा तब तक करनी चाहिए जब तक कि ऐसी सुरक्षा पहले या दूसरे कानून के साथ संघर्ष ना करे। A robot must protect it all extents as long as such protection does not conflict with the first and second। यानी कि रोबोट की बात हम कर रहे हैं बच्चे, तो भाई मान लो कि कोई बंदा किसी भी रोबोट को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो रोबोट जो होगा वो क्या करेगा, अपनी अपनी रक्षा कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान आए तो उसे मारे तो वो मार खा ले, बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन रक्षा करने के लिए उसे फिर से ऐसे कोई भी नियम को नहीं तोड़ना, ऐसा कोई भी कानून को नहीं तोड़ना जो फर्स्ट और दूसरे से रिलेटेड है।
यानी कि अगर कोई भी रोबोट अपनी सुरक्षा करना चाहता है तो वो करेगा, लेकिन फिर से सुरक्षा करने के लिए वो किसी दूसरे इंसान को हार्म नहीं पहुंचा सकता। क्या किसी को सर की वॉइस अप डाउन करके आ रही है? भाई मुझे तो लग रहा है कि मेरी आवाज सबसे अच्छी आ रही है, आप देख लो। सर इंसान को नुकसान नहीं, कानून के तहत कार्य करे, सिक्योरिटी प्रदान करे। बिल्कुल सही कहा उदय कि भाई लॉ, ये जो तीनों के तीनों लॉ कहता है, इसका संक्षिप्त अगर मैं बोलूं आपको, एक संक्षेप में अगर मैं बोलूं तो बस रोबोट सारे के सारे काम को कर सकता है, वो बस एक ही काम नहीं कर सकता कि इंसान को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इज दैट क्लियर? सर यस, साउंड में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताएं कि साउंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। साउंड में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कोई बताएगा मुझे? क्या प्रॉब्लम आ रही है साउंड में? क्लियर है? यहां तक क्लियर है तो प्लीज वहां पे बताएं कि यहां से क्लियर है। ठीक है, आवाज और क्लियर है मेरे ख्याल से तो। पता नहीं किस तरीके से आप बता रहे हो। हेलो, आवाज में किस तरीके की प्रॉब्लम है? ये रोज की प्रॉब्लम हो रही है शायद। मुझे बताएं कि आवाज में क्या प्रॉब्लम है बच्चे। ठीक है, ये तो थर्ड लॉ थे। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं कि रोबोटिक की हिस्ट्री के बारे में पता कर लेते हैं कि सबसे पहला रोबोट क्या था और किस तरीके से रोबोट आया। तो आप में से कितने लोग हैं जो ये बताएंगे कि सबसे पहला रोबोट कौन सा है? सबसे पहला रोबोट कौन सा है, कोई बताएगा? सबसे पहला रोबोट कौन सा है? आवाज ठीक करे। नहीं आशीष, नहीं, क्या नहीं मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा। आवाज सही है? आप में से किसको किसको आवाज सही लग रही है तो ये बताएं कि सर आवाज सही आ रही है। जहां तक मेरी, जिनको जिनको मेरी आवाज अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है वो कमेंट जरूर करें कि हाँ सर आवाज अच्छी तरीके से आ रही है। और जिनको आवाज नहीं आ रही, मतलब या तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो भी टाइप जरूर करें कि सर आवाज में प्रॉब्लम है। केवल यस सर नहीं सर, यस सर नहीं करने से मुझे समझ में नहीं आएगा। ओके, वॉइस स्लो आ रही है। ठीक है, स्लो आ रही है तो हो सकता है कि स्लो के पीछे आप एक बार वो भी देख लो, अपना क्या बोलते हैं, मोबाइल फोन देख लो। तो चलो रोबोट की हिस्ट्री की बात करते हैं कि सबसे पहला रोबोट जो है वो क्या हुआ था। देखो, रोबोट की बात करें तो सबसे पहले जो रोबोट है गाइस वो 1956 में, कब? 1956 में यूनिमेशन कंपनी द्वारा पहला व्यवसायिक रोबोट बनाया गया था। यानी कि 1956 में पहला कमर्शियल रोबोट बनाया गया था। किस कंपनी के द्वारा? यूनिमेशन कंपनी के द्वारा, और उसका नाम रख दिया था यूनिमेट। ये देख रहे हो, ये जो ये फिगर आप देख रहे हो। सर साउंड प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आशीष ने कहा है साउंड प्रॉब्लम, साउंड स्लो आ रही है सर। ठीक है, स्लो आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, थोड़ा इको इको हो रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम चलेगा इतना, ठीक है, बस चलेगा तो फिर चला लो। आप ठीक लग रहा है, ठीक है। देखो ये जो देख रहे हो, मतलब सबसे पहला जो रोबोट है वो था यूनिमेट। यूनिमेट जो है वो सबसे पहला जो है वो रोबोट था। और यूनिमेट को बनाने वाली जो कंपनी थी वो क्या थी? यूनिमेशन नाम की कंपनी थी। क्लियर है? और अगर हम बात करें इस यूनिमेट के बारे में तो ये पहला डिजिटल रूप से संचालित, प्रोग्राम करने योग्य रोबोट था। यूनिमेट का आविष्कार दोहराव वाले कार्यों को करने के लिए किया गया था। इनकी पहला डिजिटली ऑपरेटेड एक आप रोबोट बोल सकते हैं इसको। ये क्या था? एक साथ मतलब कई, मतलब रिपीटेटिव टास्क का मतलब समझ में आ गया, एक ही काम को मतलब बार बार करने वाला रोबोट था। यानी कि इससे हम क्या कर रहे थे? किसी भी एक काम को, दोहराव वाले काम को हम लगातार कर रहे थे। सर आपके पीछे की स्क्रीन दिख नहीं रही है, कुछ वर्ड नहीं लिखा आ रहा है। आप स्लाइड को थोड़ा रोक लिया करो, मैं नोट्स भी बनाता हूँ साथ में। ओके,
सर अब वॉइस सही आ रही है, ठीक है। ठीक है, वीत का है डिवॉल्व वाज द फर्स्ट रोबोट। नहीं बच्चे, सबसे पहला रोबोट जो था वो कौन सा था, डिजिटली रूप से संचालित था, वो कौन सा, यूनिमेट रोबोट था। ओके, चला जाए, यानी कि आप सभी जो है आप मतलब नोट भी करते जा रहे हो, तो ठीक है। सर अच्छी आवाज आ रही है, बस यही चाहिए, आवाज अच्छी आनी चाहिए, सही आ रही है, परफेक्ट है सर, परफेक्ट है, वॉइस वॉइस क्लियर है। अब तब आप में से कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है यार इस वॉइस के अंदर में। एनीवे चलो ठीक है, वापस आ जाते हैं। तो ये जो एक रोबोट था सबसे पहला, वो कौन सा था, यूनिमेट था। उसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सा रोबोट था। फिर अगर गाइस बात करें 1967 से 1972 के बीच जो है तक, मतलब कि पहले पूर्ण पैमाने पर ह्यूमनॉइड बुद्धिमान रोबोट का जो है विकास हुआ। यानी कि अगर हम बात करें कि जो एक ह्यूमन के जैसा दिखने वाला रोबोट, ह्यूमन के जैसा दिखने वाला रोबोट और लगभग लगभग उसकी तरह काम करने वाला जो रोबोट था, उसका निर्माण कब हुआ, 1967 से लेकर के 1972 के बीच में हुआ। ठीक है, और 1974 में दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर नियंत्रित इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक रोबोट IRB6 अस्तित्व में आया था। ध्यान दीजिएगा 1974 में। यहाँ पे कभी कभी मैंने देखा है कि 1973 1972 तक भी रख रहा है, बट मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा कि 1974 के अंदर में वर्ल्ड फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल रोबोट, यानी कि ये जो कंप्यूटर, ये जो रोबोट था देख रहे हो ये रोबोट, इसका नाम क्या है, IRB6 इसका नाम है। इसका नाम ये जो है, ये जो देख रहे हो ये वाला एक ऑरेंज कलर वाला है, ये है। ठीक है, ये पहला माइक्रो कंप्यूटर का मतलब जो जिस इसे कंट्रोल करने के लिए हमने एक माइक्रो कंप्यूटर कंट्रोल, मतलब हमने इसे माइक्रो कंप्यूटर के द्वारा इसे कंट्रोल करना था। मतलब इसका जो कमांड, इसका जो प्रोसेसर था, जो उसका कंट्रोलर था, वो क्या था, माइक्रो कंप्यूटर था। ठीक है, एक बार चलो देख लो, अब जो नोट्स बना रहे हैं वो भी देख लो। तो यहाँ पे सबसे पहला कंप्यूटर कब आया, कंप्यूटर बोल रहा हूँ सॉरी, सबसे पहला रोबोट कब आया, ह्यूमनॉइड रोबोट कब बना, तो ये बस 3 प्रकार के तो हैं बेसिकली। ये जो देख रहे हो जो 1974 में ये जो आपका जा करके इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक रोबोट था, ये भी क्या है, एक ही काम को करता था, मतलब बिना बिना हिले ये रिपीटेटिव टास्क को कर रहा था, एक साथ दोहराव वाले काम को करने के लिए इसे बनाया गया था। जी, अगर सभी को क्लियर है तो ठीक है, फटाफट मुझे बताते भी जाए ताकि मैं आगे बढ़ता भी जाऊं। ठीक है, ये तो थी क्या कि कुछ रोबोट की जो है वो हिस्ट्री थी। अब अगर हम बात करें बच्चे कि रोबोट्स के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, क्योंकि देखो मेन तो यही है पार्ट्स ऑफ रोबोट, कि सर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उनमें उनका नाम क्या है, उनका काम क्या है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अब क्या, कि पार्ट्स ऑफ रोबोट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ रोबोट्स के बारे में, कि भाई रोबोट के कौन कौन से भाग हो सकते हैं और रोबोट्स के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ रोबोट के बारे में। इससे पहले मैंने रोबोटिक्स बताया और आपकी हिस्ट्री बताई, ये समझ में आ गया तो कमेंट करें कि हाँ। देखो आज की जो क्लास में बोल रहे हो, आज की जो मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ बच्चे, वो रोबोट से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, है ना। आपको कहीं भी नहीं जाना, इसके अलावा कोई भी नोट्स नहीं पढ़ने। हाँ, केवल क्या पढ़ना है कि अगर कोई कोई रोबोट अगर इन्वेंट होता है, ठीक है, अगर कोई रोबोट आपके करंट अफेयर में आता है तो आप उसको अपने नोटबुक में शामिल कर लेना, यानी कि आज की क्लास के बाद जब आपके नोट्स बनेंगे प्रॉपर तरीके से तो उसमें शामिल कर लेना। हालांकि कुछ रोबोट्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बनाए, जैसे जब से कोरोना आया है ना, तो ध्यान दीजिएगा कोरोना आने के बाद 3 से 4 ऐसे रोबोट बन चुके हैं। ठीक है, और वो 3 से 4 रोबोट किस में आ जाएगा, रोबोटिक्स में आ जाएगा, तो वो करंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्लियर है। तो पार्ट्स ऑफ रोबोट्स की बात करें तो चलो सबसे पहले पार्ट्स की जो बात करते हैं वो है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, आप भाई किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो रोबोट में एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोलर। क्या होता है, कंट्रोलर।
कंट्रोलर जो है इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक। क्या कहते हैं? नियंत्रक रोबोट का एक ऐसा हिस्सा है जो यांत्रिक प्रणाली के सभी आंदोलनों का समन्वय करता है। तो यहाँ पे जो आंदोलन है उसको आप क्या कीजिएगा? इग्नोर कीजिएगा। आंदोलन को यहाँ पे क्या कीजिएगा? आप मूवमेंट बोल सकते हैं। जितने भी मूवमेंट्स का मतलब क्या हो सकता है कि जो भी मूवमेंट, समझ में आ गया? तो ये हिंदी है। एक्चुअली क्या है, हिंदी में बहुत सारे वर्ड जो होंगे वो, जैसे मूवमेंट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे गति, यहाँ पे गति बोलोगे, है ना। मूवमेंट यहाँ पे आंदोलन हो गया, ऐसे बोलते हैं। जो यूपीएससी है वो भी यही गलती करती है, इंग्लिश से हिंदी को ट्रांसलेट करने में ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे क्या होगा? गतियों का समन्वय करता है। क्या है? नियंत्रक एक रोबोट का हिस्सा है जो यांत्रिक प्रणाली के सभी गति का समन्वय करता है। गति का मतलब जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उनका समन्वय करता है। जैसे कि भाई कोई भी रोबोट, किसी भी प्रकार का रोबोट हो सकता है। जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स की हम बात करते हैं, तो ह्यूमनॉइड रोबोट क्या करता है? वो चल फिर सकता है, हाथों को हिला सकता है, अपनी उंगलियों को हिला सकता है। तो जितने भी मूवमेंट के उसके मैकेनिकल सिस्टम है उन सभी को कंट्रोल करने का काम जो है वो कंट्रोलर करता है। आप समझ लो जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर में नर्वस सिस्टम क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है ना, नियंत्रण एवं समन्वय बोल सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से जो कंट्रोलर होता है वो क्या होता है? आपके इसका हार्ट बोल लो या ब्रेन बोल लो, जो भी आप कुछ बोल सकते हो वो। क्लियर है? दूसरा, अगर हम बात करें कि भाई ये जो है विभिन्न सेंसरों के माध्यम से तत्काल वातावरण से इनपुट भी प्राप्त करता है। इट ऑल्सो रिसीव इनपुट फ्रॉम इमीडिएट इन्वायरमेंट थ्रू वेरियस सेंसर। यानी कि कंट्रोलर का ही काम क्या होता है कि कंट्रोलर क्या करता है कि रोबोट के अंदर में जितने भी सेंसर हैं, सेंसर का मतलब अब ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का रोबोट है। अगर हम किसी ह्यूमन रोबोट की बात करें, ह्यूमनॉइड रोबोट की बात करें, जैसे मानव के जैसे दिखने वाले रोबोट की बात करें, तो उसमें क्या क्या होगा? सबसे पहली बात तो सेंसर, देखने के लिए विजन सेंसर होगा। ठीक है, विजन सेंसर के अलावा बोलने के लिए क्या होगा? एक स्पीकर होगा। तीसरा, सुनने के लिए क्या होगा? माइक्रोफोन होगा। तो इन सभी जितने भी आपके आउट इनपुट है इसके अंदर में, जो भी आपके जाके जो ये सेंसर है, सेंसर क्या करते हैं कि वातावरण से जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो विजन सेंसर के माध्यम से हो, चाहे वो माइक्रोफोन के माध्यम से हो, या फिर कोई भी सेंसर क्यों ना हो, ये सारे के सारे जो सेंसर होंगे वो वातावरण से इंफॉर्मेशन को लेंगे और इंफॉर्मेशन को लेने के बाद किसको भेज देंगे? कंट्रोलर को भेज देंगे। अब कंट्रोलर क्या करेगा कि उन सभी सेंसर्स को प्राप्त करके उसी के अकॉर्डिंग जो होगा वो उसके मैनिपुलेटर से, यानी उसके हाथ से वो सारे के सारे काम कराएगा। यानी कि किसी भी कंप्यूटर, किसी भी रोबोट के अंदर में जो कंट्रोलर होता है वो सबसे मेन पार्ट होता है। आप बोल सकते हो कि सर क्या मैं इसे ये बोल सकता हूँ कि ये कंप्यूटर होता है? बिल्कुल आप बोल सकते हो। ठीक है, रोबोट के नियंत्रक का दिल आमतौर पर, हार्ट बोल सकते हैं, द हार्ट ऑफ रोबोट कंट्रोलर इज आमतौर पर इनपुट, आउटपुट और निगरानी उपकरणों से जुड़ा एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। यानी कि किसी भी रोबोट के अंदर में जो इनपुट और आउटपुट वाला सेगमेंट है, या जो भी आप बोल सकते हो जो मॉनिटरिंग डिवाइस वाला सेगमेंट है, वो एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर होता है। यानी कि ये जो देख रहे हो एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो कंट्रोलर को क्या बोलोगे कि कंट्रोलर जो है वो किसी भी रोबोट का क्या होता है? हृदय होता है, या किसी भी रोबोट का ब्रेन होता है। और बेसिकली एक प्रकार का छोटा सा डिवाइस होता है, कंप्यूटर डिवाइस होता है। इज इट क्लियर? सर ये यूपीएससी के लिए भी है ना? बच्चे ये यूपीएससी के लिए ही है क्लास। रोबोटिक्स इज द मेन टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस। बिल्कुल सही कहा आपने। हॉस्पिटल में नर्सरिंग के लिए, हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको खुशबू राजपूत से। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताएं। तो ये कंट्रोलर है। बेसिकली कंट्रोलर का मेन काम क्या हो जाता है? कंट्रोलर का मेन काम हो गया कि रोबोट को क्या करना? पावर सप्लाई करना, या फिर उसके विभिन्न भागों को समन्वित करना। सेकंड जो है वो है मैनिपुलेटर। देखो मैनिपुलेटर का मतलब बेसिकली क्या हुआ? मैनिपुलेटर को आप ये कह सकते हो जिस प्रकार से जो भी रोबोट होंगे, रोबोट के अंदर में जो हाथ है, बेसिकली हमारे हाथ है ना, तो उसी तरीके से रोबोट के अंदर भी किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी काम को संपादित करने के लिए
क्या एक आर्म की जरूरत होती है, उसी आर्म को हम मैनिपुलेटर कहते हैं। ठीक है, मैनिपुलेटर में ऐसे खंड होते हैं, ऐसे सेगमेंट्स होते हैं जो आपस में जुड़े हो सकते हैं और जो रोबोट को काम करने की इजाजत देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक प्रकार का मैनिपुलेटर है ना। ये देख लो, ये ज्वाइंट, यहाँ पे एक सेगमेंट है, यहाँ पे दूसरा सेगमेंट है, यहाँ पे तीसरा सेगमेंट है, यहाँ पे चौथा सेगमेंट है। यानी कि मैनिपुलेटर बेसिकली क्या है, ऐसे खंड होते हैं जो आपस में जुड़े हो सकते हैं। आपस में ये सभी के सभी जुड़े, देख रहे हो ना, ये सभी जुड़े हैं, ये आपस में जुड़े हैं, यहाँ पे ये चीजें आपस में जुड़ी हैं। तो ये बेसिकली क्या है, किसी भी रोबोट को काम करने के लिए इजाजत देते हैं, काम करने के लिए क्या करते हैं, परमिशन देते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो कि सर जी क्या मैं मैनिपुलेटर को रोबोट्स की भुजा कह सकता हूँ, भुजा इन द सेंस कि द मैनिपुलेटर को कि मैं आर्म्स ऑफ रोबोट्स बोल सकता हूँ। तो जी हाँ, जो मैनिपुलेटर होता है वो क्या है, रोबोट का आर्म है, बाह होता है, जिससे कोई भी क्या कर सकते हैं, कोई भी उपयोगी काम कर सकते हैं या उसे उपयोगी काम को करवाया जा सकता है। जैसे किसी भी पार्ट को, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करने के लिए, रखने के लिए। समझ में आ रहा है? या फिर बोल सकते हो कि किसी भी काम को करने के लिए जो काम उससे करवाया जा रहा है। यानी कि मैनिपुलेटर जो है रोबोट की भुजा है, जिसे उपयोगी कार्य प्रदान करने के लिए विभिन्न गतियों के माध्यम से सामग्री, भागों और औजारों या विशेष उपकरणों को स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि कोई भी औजार, किसी भी प्रकार के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने के लिए इस मैनिपुलेटर का उपयोग हम करते हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है? चलो, नेक्स्ट है एंड इफेक्टर। अब ये एंड इफेक्टर क्या होता है, देखो एंड इफेक्टर की जब हम बात करें तो यहाँ पे आप एक ये देख रहे हो, ये मतलब ये एक इमेज देख रहे हो, ये इमेज, ये एक प्रकार का क्या है, इसमें ये जो इमेज आप देख रहे होगे, इस इमेज में आपका मैनिपुलेटर और एंड इफेक्टर दोनों है। जो एंड इफेक्ट, जो मैनिपुलेटर होता है, तो मैनिपुलेटर तो ये आप, मैनिपुलेटर तो आपका क्या हो गया, ये बांह हो गया। यानी कि ऐसा समझो कि जैसे कि मैं एक रोबोट हूं, तो मेरे अंदर में किसी भी काम को, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाने के लिए सबसे पहले एक भुजा है। भुजा का मतलब ये क्या है, ये आर्म्स है। तो आर्म्स को रोबोट का मैं क्या कहूंगा कि रोबोट्स का आर्म जो होता है वो मैनिपुलेटर होता है। तो मैनिपुलेटर के एंड में, मैनिपुलेटर के एंड में जो जो गैजेट लगा होता है उसे एंड इफेक्टर कहते हैं। यानी कि जैसे मेरे बाह के हाथ नीचे क्या है, ये हाथ है ना, हथेली है ना, उंगलियां है ना, तो ठीक उसी तरीके से किसी भी रोबोट के अंदर में जो एंड इफेक्टर होता है बच्चे, वो क्या होता है, किसी भी रोबोट का आपको बोल सकते हो ये हाथ होता है। ठीक है, यानी कि अब ये एंड इफेक्टर अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे कि मान लो कि रोबोट का काम क्या है, अब कोई रोबोट मान लो पेंट करने का काम कर रहा है, तो वो एंड इफेक्टर, रोबोट का एंड इफेक्टर क्या होगा, पेंट ब्रश होगा। अब कोई क्या बोलते हैं, कोई भी रोबोट जो क्या कर रहा है, किसी पार्ट को कसने का काम कर रहा है, तो उसका काम क्या होगा, आगे आगे नट बोल्ट कसने वाला होगा। ठीक है, कोई भी रोबोट जो होगा किसी पत्थर को तोड़ने का काम कर रहा है, तो उसका एंड इफेक्टर क्या होगा, हथौड़ा होगा। तो एंड इफेक्टर जो होता है वो बेसिकली क्या है, किसी भी रोबोट का हाथ वाला सेगमेंट होता है। कौन सा सेगमेंट होता है, हाथ वाला सेगमेंट होता है। और ये किसी भी रोबोट का एंड इफेक्टर अलग अलग प्रकार का हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि वो रोबोट किस प्रकार का है और वो किस प्रकार के कार्यों को कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं आप कि एंड इफेक्टर जो होगा कि रोबोट का एक हाथ होता है, या रोबोट पर एंड ऑफ आर्मिंग टूल है। यानी कि जो रोबोट का जो हाथ है, जो मैनिपुलेटर है, उसका एंड वाला पोर्शन जो है वो यही है। दूसरा कि मैनिपुलेटर के कलाई से जुड़ा एक उपकरण है जो किसी भी वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है या किसी भी वस्तु को उठा सकता है। सेम सेम वही वाली बात बोल दी मैंने कि मान लो कि कोई, जैसे किसी रोबोट का काम क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी सामान को रखना। तो भाई किसी भी सामान को रखने के लिए सबसे पहली बात तो आपको हाथ को मूव करना पड़ेगा, तो मैनिपुलेटर का काम भी वही हो जाएगा। लेकिन मैनिपुलेटर के साथ साथ जो एंड इफेक्टर होगा वो उस सामान को पकड़ने के लिए उसमें जैक लगा होगा। जैसे मान लो कि मैं एक, जैसे ये सामान है, इस सामान को मैंने उठाया, उठाने के बाद मैंने कहीं पर रख दिया, ध्यान रखना है। तो इस सामान को पकड़ने के लिए, इस सामान को पकड़ने के लिए क्या 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 यूज करूंगा मैं,
अपना अपने हथेली यूज करूंगा, उंगलियां यूज करूंगा, तो जो रोबोट का ये जो सेगमेंट होगा जो पकड़ेगा वो एंड इफेक्टर हो गया, और ये एंड इफेक्टर किससे जुड़ा है, आपका मैनिपुलेटर से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, मैनिपुलेटर से जुड़ा हुआ है। जो मैनिपुलेटर और एंड इफेक्टर जो होगा एक साथ मिल करके किसी भी रोबोट को किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हेल्प करते हैं, या जो भी काम वो रोबोट कर रहा है वो करते हैं। सो क्लियर है? मुझे लग रहा है कि मेरी बात आप तक समझ नहीं पा रही, या तो मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट करें, और अगर समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप मुझे सुन पा रहे हो। ओके, क्लियर है? चला जाए, तो ये रहा एंड इफेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंसर क्या होता है, तो देखो जो लास्ट वाला सेगमेंट है यानी कि सेंसर की जब हम बात करें, तो रोबोट के सेंसर वे हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं बहुत सारे रोबोट के विजन सेंसर बोल लो, या जो भी रोबोट का काम है, कि रोबोट के विजन सेंसर वे हैं जो रोबोट को अपने पर्यावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति देते हैं। इस जानकारी का उपयोग रोबोट के व्यवहार का मार्गदर्शन करने के लिए किया जा सकता है। इसको ऐसे समझो कि मान लो कि कोई रोबोट क्या है कि वो किसी का फीवर चेक करने के लिए है। मतलब भाई आजकल तो बहुत सारे ऐसे रोबोट है ना, जैसे जब से कोरोना आई है तो रेलवे ने क्या क्या एक ऐसे प्रकार का रोबोट बना लिया है जो किसी का भी टेम्परेचर चेक कर सकता है। तो अब अगर मान लो टेम्परेचर चेक करने वाला जो कोई रोबोट है तो उसमें सेंसर क्या होगा, थर्मल विजन होगा उसमें, या फिर कोई भी ऐसा रोबोट जिसका काम किसी वस्तु को पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखना है, तो जो पकड़ने का काम जो कर रहा है वो क्या विजन सेंसर होगा या टच सेंसर होगा। तो सेंसर का मतलब आप समझो कि वो रोबोट जो है उसमें कुछ ऐसे सेंसर होते हैं जो अपने वातावरण में चीजों को देख करके उस चीजों को क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने, या फिर जो भी रोबोट का वो काम है वो करने में मदद करते हैं। तो आप बोल सकते हो जिस प्रकार से हमारे सेंसर क्या है, हमारे पास 5 सेंसर ये ऑर्गन है, जैसे आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो ठीक उसी तरीके से रोबोट के भी सेंसर हो सकते हैं। वो सेंसर उसके उसके पार्ट होते हैं जो काम के लिए किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? अगर समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और यहां तक अगर आपको समझ में आ गया कि रोबोट्स के पार्ट क्या क्या होते हैं तो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा टाइप्स ऑफ रोबोट के बारे में, कि रोबोट्स के कितने प्रकार हैं, टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन हो पार्ट ऑफ रोबोट से तो मुझसे पूछे, फिर मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ रोबोट के बारे में कि कितने प्रकार के रोबोट्स होते हैं। सभी को क्लियर है? बिल्कुल इसी तरीके से क्लियर होना चाहिए आज की क्लास मेरे ख्याल से। अच्छा मयूरी बच्चे ये बताओ, पूजा आप भी बताएं, ठीक है, कि मोहित ये कि आज की जो क्लास है ये जो बाइलिंगुअल है वो कैसा लग रहा है आपको क्लास? ये जो बाइलिंगुअल क्लास हो रही है कैसा फील हो रहा है, मतलब ये सही है? वैसे तो मुझे तो लगता है कि आप यही बोलोगे नहीं नहीं सर ये ज्यादा अच्छा है, बट बाइलिंगुअल के लिए भी काफी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे। वैसे ठीक है, मेरे भी नोट्स तैयार हो जाएंगे ताकि हिंदी और इंग्लिश जो होगा बाद में जो भी स्टूडेंट होंगे वो आराम से पढ़ लेंगे, लिख भी लेंगे। अब ये बताओ, मैनिपुलेटर, सेंसर, एंड इफेक्टर, कंट्रोलर, इन चार चीज में क्या चीज आपको समझ में नहीं आई? इन चार चीजों में आपको क्या समझ में नहीं आई मुझे बताएं। ओके, आदित्य ने कहा है सर बहुत आसान है, समझ ना आने वाली कोई बात नहीं। अच्छी बात है आपके लिए आदित्य, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। आपकी बात पूरी तरीके से समझ रहा हूं मनमोल, बहुत अच्छी बात है। अब लिख पाओगे ना कि क्या है क्या नहीं? चलो तो आगे की ओर बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रोबोट कितने होते हैं, कितने प्रकार के रोबोट्स होते हैं।
तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रोबोट के बारे में, तो सबसे पहले सुनो कि कितने होते हैं। गाइस बहुत प्रकार के रोबोट होते हैं। देखा जाए तो कुछ कॉमन टाइप के जो रोबोट्स हैं, जिसमें सबसे पहला कौन सा है, मोबाइल रोबोट, दूसरा स्टेशनरी रोबोट, तीसरा है ऑटोनोमस रोबोट, चौथा है रिमोट कंट्रोल रोबोट, और पांचवा जो है वो है वर्चुअल रोबोट। तो अगर हम बात करें कि अभी तक में कितने प्रकार के रोबोट्स होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा 5 प्रकार के जो रोबोट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मोबाइल रोबोट्स, दूसरा स्टेशनरी रोबोट्स, उसके बाद है ऑटोनोमस रोबोट, उसके बाद रिमोट कंट्रोल रोबोट, और उसके बाद वर्चुअल रोबोट्स। तो ये कुछ रोबोट्स हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले, जिसके बारे में चर्चा करने वाले। मुझे पता था, चलो ठीक है। तो कॉमन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मोबाइल रोबोट्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, रागनी का है सर, इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ रोबोट्स के बाद, जो आज की जो क्लास है, आप इसको अगर आप हिंदी में या इंग्लिश में अगर आप नोट डाउन भी कर लेते हो, तो देखना रोबोटिक्स से आपके पास जो नोट्स होंगे वो अच्छे रोबोट्स हो जाएंगे। ओके, सामान्य कैसे बाइलिंगुअल है तभी समझ में आ रहा है। ओके, जब बाइलिंगुअल नहीं होता, जब इंग्लिश में होती है, जब मैं समझाता हूं तो समझ में नहीं आता। चलो, तो सबसे पहले मोबाइल रोबोट की बात करें, तो मोबाइल रोबोट जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखो, मोबाइल का मतलब क्या होता है पता है? मोबाइल रोबोट का इसका मतलब नहीं फोन वाला मोबाइल रोबोट। मोबाइल रोबोट का मतलब होता है कि मोबाइल का मतलब क्या होता है कि छोटा हो और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके, उसे हम कहते हैं मोबाइल। आज समझ में, मोबाइल का अगर शाब्दिक वर्ड की बात करो कि मोबाइल की डेफिनेशन क्या होती है, तो मोबाइल की डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, किसी भी चीज जो आसानी से कैरी की जा सके, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके, उसे हम क्या बोलेंगे, मोबाइल कहते हैं। तो मोबाइल रोबोट यहाँ पे दो प्रकार के होंगे। सर सभी समझ में आया, सर आप समझा समझना है, ऐसी बात नहीं है, क्लियर होना भी जरूरी है। बहुत अच्छा है सर दुर्गेश, ठीक है। तो मोबाइल रोबोट की बात करें तो देखो, मोबाइल रोबोट में दो होते हैं। सबसे पहला जो होगा इसमें, वो होगा रोलिंग रोबोट। क्या होगा? रोलिंग रोबोट। रोलिंग रोबोट हैव द व्हील टू मूव अराउंड, दे कैन क्विकली एंड इजीली सर्च, हाउएवर दे आर यूजफुल ओनली फ्लैट एरिया। मोबाइल रोबोट में अगर हम बात करें रोलिंग रोबोट के बारे में, तो वे इस प्रकार के रोबोट होते हैं जिनमें घूमने के लिए पहिए होते हैं। देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये पहिया है ना, ये पहिए देख रहे हो। तो ऐसे रोबोट जिनमें क्या हो, घूमने के लिए पहिए हो, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट के लिए क्या लगे हो, पहिए लगे हो, व्हील लगे हो। और ये जो होते हैं किसी भी चीज को जल्दी और आसानी से खोज सकते हैं। जल्दी का मतलब, इस फिगर में देखो, इसमें कैमरा लगा हुआ है ना, कैमरा लगा है और साथ में सेंसर लगा हुआ है। तो ये क्या होगा, छोटी छोटी ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहां पे ह्यूमन नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसे सुराख, छोटी जगह का मतलब हो गया जैसे मान लो पलंग के नीचे या कबट के नीचे, जहां पे मतलब इजिली आसानी से नहीं जा सकते और चीजों को खोजने में ही मदद कर सकते हैं। सुरंग में ही जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये अगर हम बात करें तो ये केवल और केवल समतल क्षेत्रों में ही उपयोगी होते हैं। मतलब जहां पे जो जमीन हो वो क्या हो, बाकी जमीन फ्लैट हो, वैसी जगह पे क्या होगा, ये जा सकते हैं। और मतलब वैसी जगह पे ये नहीं जा पाएंगे जहां पे उबड़ खाबड़ हो। तो उबड़ खाबड़ में जाने के लिए अलग अलग प्रकार के रोबोट की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्लियर है, चलो ठीक है। समझ में आ गया कि एक पहिए लगे होते हैं। अब ये पहिए दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, छह भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि ये रोबोट किस प्रकार का है। समझ सर, आज मेरा फर्स्ट क्लास है। ओके, तो बताओ इसमें कैसा है बच्चे, कैसे समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये है रोलिंग रोबोट। उसके बाद अगर हम बात करें किसके बारे में, मोबाइल रोबोट के दूसरे दूसरे पार्ट के बारे में, तो दूसरा जो पार्ट है वो है वॉकिंग रोबोट, यानी कि चलने वाला रोबोट। देखो, वॉकिंग रोबोट की बात करें तो रोबोट में पैर, जो रोबोट पर पैरों आमतौर पर तब लगाए जाते हैं जब इलाके चट्टानी होते हैं। मतलब कि जो वॉकिंग रोबोट की बात करो, चलने वाला रोबोट, तो भाई जो रोलिंग रोबोट है तो वो तो तब काम आएगा ना जब जो जमीन होगी वो फ्लैट होगी। लेकिन मान लो ऐसी जगह जहाँ पे उबड़ खाबड़ बहुत जगह है, तो वहां पे तो ये रोबोट नहीं जा सकेंगे। तो वहां पे क्या क्या यूज करेंगे हम, वॉकिंग रोबोट की बात करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं इससे पहले वाला, एक सेकेंड,
जैसे ये देखो, अगर हम बात करें ये रोलिंग रोबोट के बारे में, तो रोलिंग रोबोट की बात करें तो इसका एक एग्जांपल कोई दे सकता है? लैंडर यही रोबोट होता है? क्या बात है, मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला, कुछ बोलने वाला भी था, अभी यही पूछ रहा था मैं आपसे। अंशुमन, लैंडर की बात करें तो आप बोल सकते हो लैंडर अलग है। लैंडर जो है वो मूव नहीं करेगा। मैं इससे बात कर रहा हूँ कि जो रोलिंग रोबोट है वो कौन से रोबोट होंगे। याद है चंद्रयान 2 मैंने बताया था स्पेस में? थैंक यू सो मच अनमोल। देखो, रोलिंग रोबोट की बात करें, याद होगा चंद्रयान मैंने बताया था, तो मैंने बताया था कि चंद्रयान के में 3 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। कौन कौन उसमें कौन कौन सी चीज थी? ऑर्बिटर थी, लैंडर थी और रोवर थी। तो जो रोवर थी ना, वो रोवर जो हमने मतलब चांद की सतह पर चलने के लिए बनाया था, तो वो जो रोवर था वो एक प्रकार का रोलिंग रोबोट ही था। क्या था? रोलिंग रोबोट ही था। ठीक है, तो उस लैंडर का नाम क्या था, कौन बताएगा? और उस रोवर का नाम क्या था, कौन बताएगा? फटाफट मुझे बताएंगे कि चंद्रयान में जो हमने जो रोवर का यूज किया था, उस रोवर का नाम क्या था? वो रोवर जो था वो क्या था? रोलिंग रोबोट था। आप यहाँ पे डाल सकते हो, एग्जाम्पल की बात पूछी जाए तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि चंद्रयान चंद्रयान में यूज होने वाला, प्रयोग होने वाला रोवर, और रोवर का नाम क्या था, अगर वो भी डाल दोगे तो अच्छा है। ठीक है, मैं रोवर की बात कर रहा हूं मोहित, लैंडर की बात नहीं कर रहा। तो चलो, दूसरा अगर हम बात करें ये वॉकिंग रोबोट के बारे में, तो ये क्या है? ऐसी जगह पे काम करने में सक्षम है जहाँ पे चट्टान होते हैं, मतलब जहाँ उबड़ खाबड़ जमीन हो। तो इसमें ये जो पैर देख रहे हो, वैसे तो कम से कम ये कितने पैर, 4 पैर होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसमें हम 6 या से अधिक पैर लगा सकते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम उबड़ खाबड़ वाली जगह पर काम करने में सक्षम है, जैसे चट्टानी इलाके हो गए, पहाड़ों पे बोल सकते हो, तो वहां पे ये रोबोट काम करता है। तो ये था मोबाइल रोबोट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में? स्टेशनरी रोबोट के बारे में। समझ सर, मुझे अपनी यूपीएससी की पूरी तैयारी में साइंस एंड टेक ही बहुत टफ लगता है। आज समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ आ रहा है, मुझे कुछ हद तक। ओके, देखो, अगर मैं बात करूं, अगर आप मुझसे पूछोगे ना समा, कि पूरे यूपीएससी में सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट या सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है, तो टफेस्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे जो ज्यादा इजी सब्जेक्ट है वो है साइंस एंड टेक। हाँ, टफ वो इसलिए लगता है क्योंकि आप उसे अपने आप पे पढ़ रहे हो। अब सबसे ज्यादा अगर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट की बात करें पूरे के पूरे यूपीएससी के टॉपिक में, तो सबसे अच्छा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है साइंस एंड टेक। अगर आप साइंस एंड टेक किसी अच्छी जगह से पढ़ रहे हो, या आपको कोई समझाने वाला अच्छा है, तो आपको इंटरेस्ट सबसे ज्यादा साइंस एंड टेक में आएगा। ये देखिएगा, अनुराग ने कहा है प्रज्ञान, बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, रोवर का नाम था क्या? प्रज्ञान। अनुराग ने सही कहा है, प्रज्ञान जो है वो क्या था, उस रोवर का नाम था। आप वहां पे डाल सकते हो इसी तरीके से, बिल्कुल सही है। विक्रम तो उस लैंडर का नाम था। अब समझ में आ गया कैसे किस तरीके से इंटरलिंक करना है। यानी कि अगर आप मान लो अगर आपसे रोबोट के बारे में पूछा जा रहा है कि पार्ट ऑफ रोबोट के बारे में बताएं या फिर टाइप्स ऑफ रोबोट के बारे में बताएं, तो आप करंट से इस तरीके से इंटरलिंक कर सकते हैं। हाँ, आपने बता दिया बच्चे। स्टेशनरी रोबोट क्या होता है? देखो, स्टेशनरी रोबोट की जब हम बात करें, तो ये स्टेशनरी का काम जो होता है, ये रोबोट दोहराए जाने वाले काम को करते हैं। दोहराने वाला मतलब, दोहराने का सेंस यहाँ पे क्या है कि किसी भी कार्य को, किसी भी ऐसे कार्य को जिसमें बार बार यूज करना होता है। जैसे मान लो किसी मशीन के अंदर में नट बोल्टू कटना है, नट बोल्टू कसना है, या फिर किसी गाड़ी को पेंट करना है, तो भाई तो लगातार काम हो रहा है ना। तो लगातार काम करने वाले जो रोबोट्स होते हैं उसे स्टेशनरी रोबोट्स कहते हैं। और ये जो रोबोट्स होते हैं अपने स्थान से हिलते नहीं है, ये अपने स्थान से हिलते नहीं है, वो एक ही जगह पे रहते हैं और एक ही जगह पे रह करके एक ही काम को बार करते हैं, बार उसी काम को दोहराते हैं। और इस प्रकार के रोबोट जो होते हैं गाइस, वो इंडस्ट्री के अंदर में क्या करते हैं? इंडस्ट्री के अंदर में काम करते हैं। मतलब इन इंडस्ट्री के अंदर में कोई भी काम दिया जा सकता है इसको, चाहे वो पेंट करने का काम हो या फिर किसी को दोहराने का काम हो। आजकल बड़े बड़े जितने भी उद्योग होते हैं, ठीक है, चाहे वो फूड फैक्ट्री की बात कर लो, कार फैक्ट्री की बात कर लो, मतलब मोटर व्हीकल की बात कर लो, तो वहां पर इस प्रकार के रोबोट का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है।
सर मुझे पता नहीं था इस चैनल के बारे में। ओके, कोई बात नहीं अंशुमन। हाँ बिल्कुल सही है, आपने परिज्ञान कहा है। फिर ये तो रहा स्टेशनरी, इसका मतलब इसका यूज कहाँ पे, उद्योगों में करते हैं। फिर एंड अगर बात करें ऑटोनोमस रोबोट के बारे में, तो ये ऑटोनोमस रोबोट क्या होता है? देखो, इसको स्वतः रोबोट बोल सकते हो। सबसे एडवांस रोबोट जो होता है वो ऑटोनोमस रोबोट होता है। क्या है एक बार जानो। इसको आप बोल सकते हो कि स्वतः रोबोट स्वावलंबी होते हैं, या दूसरे शब्दों में स्वनिहित होते हैं। एक तरह से वे अपने दिमाग पे भरोसा करते हैं। भाई इसका मतलब क्या हो गया? सर मेरा बहुत इंटरेस्ट आ गया है साइंस एंड टेक में, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रागिनी मौर्य। है ना? ऑटोनोमस का मतलब क्या हो गया? हमें बोलने की जरूरत नहीं होती। आप ये बोल सकते हो कि ये अपने दिमाग पे भरोसा करते हैं, या आप इसको ये बोल सकते हो कि ये एआई होते हैं। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले। ध्यान दीजिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स की जब बात करें तो वो जो होते हैं वो ऑटोनोमस रोबोट्स होते हैं। ठीक है, ये रोबोट काफी एडवांस होते हैं। फिलहाल धीरे धीरे भी हम बना रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से इसकी ये जो है अभी अस्तित्व में नहीं है। थोड़े बहुत कुछ रोबोट्स बोल सकते हो जो अभी हम बना रहे हैं। तो आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर कार्य करने वाले रोबोट को हम ऑटोनोमस रोबोट कहते हैं। यानी कि ये खुद में ही क्या होता है, खुद से एक बार किसी काम को अगर आपने इसे दे दिया तो ये खुद ब खुद करेंगे। आप जैसे कि बहुत सारी मूवी में देखा होगा एआई। आप आयरन मैन मूवी देखी है? आयरन मैन अगर मूवी देखी होगी तो उसमें एक जार्विक है। जार्विक है ना, वो एआई है, एआई बेस्ड है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर हम जार्विक की बात करें तो जार्विक जो है वो क्या है, वो अब वो मतलब वो किसी उसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है। वो एक प्रोग्राम में है। आप उसे बोल सकते हो कि वो एक वर्चुअल है। मैं आगे बात करूंगा इस बारे में। ऑटोनोमस का मतलब हो गया कि वे इस प्रकार एक ऐसे ऐसे मतलब जैसे व्योम्स की बात करें, हमारे जो इंडिया का जो एक ऑटोनोमस रोबोट है वो है व्योम्स। क्लियर है? सर हम पहली बार पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर भी समझ में आ रहा है, ये अच्छी बात है। प्रेरणा, तो ये खुद ब खुद अपने पे भरोसा करते हैं। तो ऑटोनोमस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एआई होते हैं। अभी एआई का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एक बार चलो हम देख लेते हैं इसको। हम एक बार बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, आप में से कोई बताएगा मुझे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है और कितने प्रकार की होती है, मुझे बता दें, फिर मैं आगे बताऊंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने प्रकार की होती है और क्या होती है। फटाफट मुझे बताएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है बच्चे, मुझे बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फटाफट बताएं। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? चलो मैं ही बताता हूं। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उभरती हुई तकनीकी है जो मशीनों के उपयोग से बुद्धि और मानवीय क्षमताओं को समझने और कार्य करने की सुविधा प्रदान करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफ सेंस कॉम्प्रिहेंस एक्ट विद द यूज ऑफ मशीन्स। आप ये कह सकते हैं स्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन। बिल्कुल एक लाइन में अच्छा कहा अनुराग आपने, कि जो भी हमारे अंदर जो भी बुद्धिमत्ता है, यानी कि ह्यूमन जो है, आप जो भी अपने विजडम का उपयोग करते हैं, बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हैं, जब यही विजडम, यही बुद्धिमत्ता जब हम किसी मशीन के अंदर में डाल देते हैं और मशीन से वही काम को कराते हैं जो हम ह्यूमन सोच समझ के करते हैं, तो उसे ही हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। और आने वाले समय में, है ना, आने वाले समय में हम क्या यूज कर रहे हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का काफी यूज कर रहे हैं। आप में से भी आपके पास भी बहुत सारे ऐसे गैजेट हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं। अब वो क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करें तो ये कितने प्रकार की हो सकते हैं। तो एआई टाइप्स बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, क्षमताओं के आधार पर
एआई के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। पहला जो होता है इसमें बोल सकते हैं कि वीक एआई और नैरो एआई, मतलब कमजोर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नैरो कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दूसरी जो है वो है जनरल सामान्य एआई और तीसरी जो है वो है सुपर एआई। सर दे आर कोड पीईजीजी। सेल्फ अवेयरनेस बोल सकते हैं, ठीक है। एआई में बस रोबोट ही माइंड में आता है सर, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। सर ये प्रोग्राम होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में लगाया जा सकता है, ठीक है। सर दे आर कोडेड पीजी, ठीक है। बोल सकते कंप्यूटर का ऐसा दिमाग जो इंसान की तरह सोच सके, बिल्कुल सही है। आप सभी जितने भी लोग सही हैं, समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक भी करते जाना बीच बीच में, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। और कोई भी सवाल आपका हो, किसी भी प्रकार का सवाल हो तो वो पूछते भी जाना, ठीक है। यार आज की क्लास देखो 1 घंटा आज की क्लास में हो गया और अब टाइम का पता तक नहीं चल रहा है। आज तो मुझे भी टाइम, सच में बताऊं कि मुझे भी पता नहीं चल रहा कि टाइम किस तरीके से 1 घंटा बीत गया। एनीवे चलो, अभी आगे बहुत सारी चीजें बची हैं। तो आर्टिफिशियल की बात करें तो आर्टिफिशियल एआई को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? पहला कौन सा है? वीक एआई और नैरो एआई। फिर दूसरा क्या है? जनरल एआई और सुपर एआई। अब इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि सर ये क्या क्या चीज है, क्योंकि सारी के सारे जो एआई है उनका एक स्पेशल काम है। वो क्या है एक बार देखो। अगर हम वीक एआई की बात करें या नैरो एआई की एक बात करें तो वो क्या है? गाइस, नैरो एआई एक प्रकार का एआई है जो बुद्धिमत्ता के साथ एक समर्पित कार्य को करने में सक्षम है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में सबसे आम और वर्तमान में उपलब्ध एआई नैरो एआई है। और जैसे मतलब ये जो है, अगर हम बात करें एआई की पूरी दुनिया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी पूरी दुनिया के अंदर में जो सबसे कॉमन जो एआई है वो क्या है? यही है, वीक और नैरो एआई। आए समझ में? ये बुद्धिमत्ता के साथ क्या करता है? अपने किसी भी एक कार्य को करने में समर्पित है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एप्पल का जो सिरी है उसका एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है नैरो एआई का। या अगर आपके पास कौन सा फोन है, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड फोन में भी एक है ना स्पीच रिकग्निशन। आप एंड्रॉइड फोन में क्या करो, आप कुछ भी बोलो, उसको हेलो करके बोलो, उसको आपको जवाब देगी और अच्छी तरीके से जवाब देती है। मतलब आप अपने गूगल को क्या करो, बोलो, उसको बोलो कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या होना चाहिए, तो वो आपको बताएगी कि मैं आपको चुटकुला सुना सकती हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ, मैं आपको गाने सुना सकती हूँ। मतलब अगर आप उससे बात करोगे तो आपसे वो बात करेगी। तो एक वीक एआई है, लेकिन हाँ एआई की दुनिया में एक छोटा सा कदम आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि और क्या क्या एग्जाम्पल है, आप में से बहुत सारे लोग शतरंज खेलते होंगे। भाई आपके फोन में शतरंज है या नहीं है, चेस है, या फिर अगर आप लूडो खेलते हो या फिर जो आप कोई गेम खेलते हो, तो वो सब का सब क्या है? वीक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। या आप बोल सकते हो कि कॉमर्स की साइट पर खरीदारी के सुझाव। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वेबसाइट पे जाने के बाद एक पॉपअप मैसेज आता है, वो आपकी हेल्प करता है, वो लिखा है मे आई हेल्प यू। या अगर आप टिकट बनाने जाओगे तो टिकट बनाने के बाद भी क्या, जब टिकट वेबसाइट पे जाओगे ना रेलवे पे, तो वहाँ पे एक पॉपअप होता है, एक कार्टून कैरेक्टर आता है, वो बोलता है मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। वहां पे आप उस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हो या बोल के पूछ सकते हो, तो ये भी एक प्रकार का भी है। दूसरा सेल्फ ड्राइविंग कार। आजकल जो है टेस्ला लेके आ रही है ना कार, एलन मस्क की जो कार है, सेल्फ जो ड्राइविंग कार है। सेल्फ ड्राइविंग कार का मतलब क्या हो गया कि वो खुद से ड्राइव कर रही है, वो भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दूसरा स्पीच रिकॉग्निशन या फिर इमेज जो है रिकॉग्निशन जो है, वो भी एक प्रकार का क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब अगर मैं अपने फोन में क्या करता हूँ, कुछ भी बोलता हूँ तो उसके बाद मुझे क्या मिलता है? उसका जवाब मिलता है। तो ये जो जवाब मुझे मिल रहा है वो एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। समझ में आ रहा है? एलेक्सा जिसको बोल सकते हो, आजकल सभी के फोन में, सभी के जो टीवी के अंदर में क्या है आपका, जो एलेक्सा है वो एक प्रकार का वीक एआई है। बिल्कुल सही कहा है शिवान ने, सर चैटबॉट एक वीक एआई है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है, जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो आप दैनिक जीवन में यूज करते हो, ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, ठीक है। लेकिन वो क्या है? एक प्रकार का वीक एआई है, इसे आप नैरो एआई बोल सकते हो। और इसके आगे का जो है, अभी फिलहाल हमारे पास यही है। हमारे पास क्या है? कौन सा एआई है हमारे पास? अभी वीक एआई ही है। एडवांस की बात करें या फिर जनरल एआई, हमारे पास अभी जनरल एआई नहीं है। पर जनरल एआई होता क्या है वो तो समझ लो। जनरल एआई एक प्रकार की एक बुद्धि बोल सकते हो, जो कि जनरल एआई इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच कुड परफॉर्म
any intellectual tasks with the efficiency like human. जनरल एआई एक प्रकार की बुद्धि है, एक प्रकार की इंटेलिजेंस है जो किसी भी बौद्धिक कार्य को, किसी भी इंटेलेक्चुअल टास्क को मानव की तरह दक्षता के साथ कर सकती है। यानी कि जिस प्रकार से हम किसी भी काम को कर सकते हैं सोच समझ के, समझदारी के साथ, ठीक है, उसी तरीके से जो जनरल एआई है वो भी उसी तरीके से काम को कर सकती है। यानी कि जैसे मान लो कि मुझे आपने कोई काम दिया, मैं जैसे पढ़ाने का काम दिया, तो अभी क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा ही तो रहा हूं, लेकिन मेरी बुद्धि क्या है कि पढ़ाने के साथ साथ मैं आपके सवाल भी देख रहा हूं कि हाँ आप कोई सवाल भी पूछ रहे हो, तो उस सवाल का जवाब भी मैं क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं इस टॉपिक के अंतर्गत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब कि अगर आपने कोई भी सवाल पूछा यानी कि आज के टॉपिक से, तो उस सवाल का एक प्रॉपर जवाब होगा, तो वो जवाब मैं आपको दे रहा हूं जिससे आपकी जिज्ञासा शांत हो जा रही है। तो ठीक उसी तरीके से जो जनरल एआई होगा वो भी इसी तरीके का एआई होगा। यानी कि जनरल एआई की बात हम करें तो वो क्या होगा, आप कोई भी उससे सवाल पूछोगे, कोई भी सवाल उसका जवाब प्रॉपर तरीके से देगा। अगर आप उसे कोई भी टास्क दे देते हो तो वो टास्क जो होगा ये जनरल एआई कर सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में ऐसी कोई भी प्रणाली मौजूद नहीं है जो सामान्य एआई के अंतर्गत आ सके और किसी भी कार्य को मानव के रूप में परिपूर्ण कर सके। करंटली देयर नो सच सिस्टम एग्जिस्ट which could come under general AI and can perform any task as perfect as human। यानी कि आप जो भी देख लो, जैसे व्योम देख लो, सोफिया देख लो, है ना, ये सारे के सारे वीक एआई के पार्ट है। ठीक है, जनरल एआई हमारे पास एक भी ऐसा सिस्टम नहीं है। हाँ, आने वाले समय में हम बना सके तो बात अलग है, बट अभी फिलहाल ऐसा कोई भी हमारे पास सिस्टम नहीं है। क्योंकि ध्यान रखिएगा चूंकि सामान्य एआई वाले सिस्टम अभी भी शोध के अधीन है। मतलब a system with the general AI are still under research and it will take lots of effort and time to develop the system। यानी कि इस सिस्टम को विकसित करने में भी बहुत प्रयास और बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। हो सकता है कि आने वाले 10 या 15 साल में हमें जनरल एआई का एक रूप देखने को मिले। लेकिन मैं आपको फिर से कह दूं, बहुत सारी मूवी आपने देखी होगी जिसमें जनरल एआई का यूज किया गया है। आया समझ में? जैसे अगर हम रोबोट्स की बात करें, रोबोट जो ये मूवी है, रोबोट्स जो रजनीकांत मूवी है, वो एक जनरल आई पे बेस्ड है। ठीक है, तो जनरल आई की बात करें तो सोच सकते हो कि अगर हमने कोई ऐसा रोबोट बना लिया जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगी, तो भाई इसके फायदे तो हैं, लेकिन अगर नुकसान हुआ तो आप सोच नहीं सकते कि नुकसान कितने हद तक होगा। समझ में आ रहा है कि हमें जितना फायदा समझ में आ रहा है, जब नुकसान होना हुआ तो कितना होगा, सोच सकते हो। ये जो मूवी जितने भी बॉलीवुड की, जो हॉलीवुड की मूवी जितनी भी आती है, वो एआई पे तो बेस्ड होती है। अगर आप देखना है तो आप ट्रांसफॉर्मर एक मूवी है ना, आप उसको देख सकते हो, या आप अभी एक मूवी आई है अभी टुमारो बार, आप उसको जाके देख सकते हो। तो बहुत सारी मूवी ऐसी आई हैं जो जनरल एआई पे है। Sir, I have the question, AI will replace the human in industry and the other working place to increase productivity or country, but due to this hug and employment will also। बिल्कुल सही कहा है अनुराग आपने। ये जो आप बता रहे हो ये मैं बताऊंगा, वो बताऊंगा डिसएडवांटेज। जब मैं आपको बताऊंगा ना कि रोबोट के डिसएडवांटेज क्या है, अभी तो हम बात कर रहे हैं रोबोट्स के बारे में, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमें बात करना बाकी है, तो मैं बताऊंगा। सर इट हैज बोथ प्रो एंड कॉन्स स्पेशली फॉर इंडिया। नॉट इंडिया की बात नहीं करेंगे, ये पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसके प्रो भी है तो कॉन्स भी है। तो ये जनरल एआई था। फिर एक और एआई है जिसको हम बोल सकते हैं सुपर एआई। ध्यान दीजिएगा, सुपर ये एआई जो है अभी, क्योंकि जनरल एआई हम अभी बना नहीं पा रहे, सुपर एआई केवल हमारे दिमाग की उपज बोल सकते हो। ठीक है, सुपर एआई सिस्टम की इंटेलिजेंस का एक स्तर है जिस पर मशीनें मानव बुद्धि को पार कर सकती है और संज्ञात्मक गुणों के साथ मानव से बेहतर किसी भी कार्य को कर सकती है। यह सामान्य एआई का ही परिणाम है। यानी कि सुपर एआई का जो लेवल होगा वो लेवल इतना एडवांस होगा जो मानव की जो बुद्धि, यानी कि हमारे पास जो भी इंटेलिजेंस है उससे बियॉन्ड जाकर के, मतलब उससे कई गुना एडवांस जो होगा वो सुपर एआई होगा। यानी कि किसी भी काम को, जो अगर हम कोई भी काम करते हैं, हम कोई भी काम एक बार में तो नहीं करते, चाहे अगर कोई वैज्ञानिक की बात करें या किसी भी रिसर्चर की बात करें, तो वो बार बार कई सालों तक किसी भी टॉपिक को सोचता है, उसमें बार बार उसे करता है ना, तब जाके उसमें सफलता प्राप्त होती है। बट अगर एआई सुपर एआई की बात करें
तो ये क्या होगा कि मानव की जो बुद्धि है, जो ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है ना, उससे बियॉन्ड जाकर के ये काम करेगा। तो सोचो कि ये कितना एडवांस होगा। हालांकि देखा जाए तो ये जो है जो जनरल एआई है उसी का आउटकम भी है, बट ये जो सुपर आई होगा ये सबसे एडवांस होगा। ठीक है, मजबूत एआई की कुछ प्रमुख विशेषताओं में क्षमता शामिल, मतलब अगर आप बोलोगे कि सर जो सुपर एआई है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, तो मैं बोलूंगा इसमें सोचने की क्षमता होगी, इसमें तर्क करने की क्षमता होगी, पहेली को सुलझाने की क्षमता होगी, निर्णय लेने की क्षमता होगी, योजना बनाने की क्षमता होगी, सीखने और अपने आप से संवाद करने की क्षमता होगी। यानी कि ये पूरी तरीके से एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो दुनिया को पलट के रख देगा। अगर आपने अगर आपने अगर मान लो ये जो सुपर आई है ये अगर हमारे अगेंस्ट हो गया तो ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी से मानवों का नामो निशान दूर हो सकता है। और अगर ये हमारे साथ हुआ तो हम कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। वैसे सुपर एआई का आने निकट भविष्य में तो अभी कोई भी संकेत समझ नहीं आता, क्योंकि अभी हम जनरल एआई पे ही काम कर रहे हैं जो भी काफी दूर है। बट सुपर एआई का मतलब समझ में आ गया कि बियॉन्ड ह्यूमन एबिलिटी है ये। ठीक है, India has a hug young population but they are not trained well enough to cope with this। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इस बात की बात से सहमत हूँ। चलो तो आगे हम बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया कि एआई क्या है, क्योंकि हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ नहीं टाइप्स ऑफ एआई के बारे में। तो टाइप्स की बात कर रहे थे, तो अब अच्छा, सुपर एआई अभी भी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक काल्पनिक अवधारणा है। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, वास्तविक रूप में ऐसी प्रणालियों का विकास अभी दुनिया बदलने वाला कार्य है। मतलब अभी ये वास्तविक की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ सच सिस्टम इज अ रियल इंस्टिल वर्ल्ड चेंजिंग टास्क, मतलब दुनिया को बदलने वाला टास्क बोल सकते हो आप इसको। तो हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि ये संभव नहीं है, हर एक चीज संभव है। कोई ना कोई पागल वैज्ञानिक जरूर होगा इस दुनिया में जो इस लेवल पे काम कर रहा होगा। ठीक है, तो आने वाले समय में उसे जरूर सफलता मिलेगी, लेकिन अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर है? तो ये हम बात कर रहे थे किसका, ऑटोनोमस रोबोट के बारे में। तो उसी में आर्टिफिशियल एक वर्ड आया तो उसको हमने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं रिमोट कंट्रोल रोबोट्स के बारे में। तो रिमोट कंट्रोल रोबोट क्या होता है कि भाई ऑब्वियसली सी बात है कि अगर रिमोट कंट्रोल रोबोट है तो कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, रिमोट कंट्रोल के द्वारा रोबोट का मार्गदर्शन कर सकता है। मतलब कि रोबोट को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति कठिन और आमतौर पर खतरनाक कार्यों को उस स्थान पर किए बिना कर सकता है जहां पे कार्य किया जा सकता है, जहां पे कार्य किया जाता है। यानी कि बोल सकते हो पर्सन कैन गाइड अ robot by remote control. A person can perform difficult and usually dangerous tasks without being at the spot where the tasks are performed। मतलब यार देखो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पे अगर मनुष्य जाके काम करे तो उसे खतरा हो सकता है। आए समझ में? तो ऐसे काम को हम क्या कर सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम रोबोट से उस काम को करवा सकते हैं। जैसे मान लो हमें क्या करना है, किसी ज्वालामुखी के टॉप पर जा करके पता करना है कि क्या है क्या नहीं, गैस कैसी है क्या नहीं, हम रिमोट कंट्रोल के द्वारा करा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसे चंद्रयान या मंगलयान मिशन की बात करो तो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल के द्वारा हम यहाँ बैठे हुए वहां के सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम वहां तो जा नहीं पाएंगे, अगर जा तो सकेंगे लेकिन कहीं ना कहीं खतरा होगा। माइंस की बात करें, पानी के अंदर की बात करें, मतलब ऐसी जगह पे जहां पे ह्यूमन का जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है, वैसी जगह पे हम रिमोट कंट्रोल वाले रोबोट को भेज करके काम करा सकते हैं। हाँ, जैसे कि प्रज्ञान, बिल्कुल सही कहा सर, मतलब सुपर आई जस्ट एन आइडिया एंड थी। हाँ बिल्कुल, प्रेरणा की जो हम बात करें ना सुपर एआई के बारे में, ये केवल एक थिंकिंग है, हाइपोथेटिकल है। सर जनरल एआई सुपर एआई कंप्यूटर हो सकता है? जनरल एआई सुपर कंप्यूटर नहीं हो सकता बच्चे। जनरल एआई अभी हम बना नहीं पा रहे। सुपर कंप्यूटर एक वीक कंप्यूटर बोल सकते हो। सुपर कंप्यूटर केवल कैलकुलेट करता है ना। सुपर कंप्यूटर क्या है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। बिल्कुल सही कहा, ड्रोन कर सकते हो। अच्छा देखो, ऐसा नहीं, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे रोबोट्स, ये यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। एक एक अभी जो पेपर आया ना यूपीएससी, उसमें प्री में क्वेश्चन था रोबोट से रिलेटेड कि रोबोट कौन कौन से काम को कर सकता है। क्वेश्चन को जरूर देख लेना। सुपर एआई प्रिंसिपल इज गिवन इन आर हैमन बुक मे बी।
ठीक है। तो चलिए, अच्छा वीडियो को लाइक करते रहना, मैं फिर से कह रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? रिमोट का। ये तो हो गया, मतलब रिमोट कंट्रोल रोबोट समझ में आ गया आपको। दूसरा है वर्चुअल रोबोट। वर्चुअल रोबोट बेसिकली क्या है? वर्चुअल रोबोट जो होता है, ये वर्चुअल रोबोट वास्तविक जीवन में बाहर नहीं निकलते, मतलब इनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, इनको आप देख नहीं सकते, इनको आप फील नहीं कर सकते। बेसिकली क्या है, वर्चुअल रोबोट सिर्फ एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर के ब्लॉक बनाते हैं। जैसे आपने कहा ना शिवम, आपने कहा ना कि जनरल एआई इज अ सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो एक वर्चुअल रोबोट होता है। क्या होता है? वर्चुअल रोबोट होता है, वो ऑटोनोमस रोबोट नहीं होता। ठीक है। वर्चुअल रोबोट का मतलब सुपर कंप्यूटर जो भी है वो किसी भी टास्क को कर सकता है। जैसे मैं अभी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये लैपटॉप पे जो भी सॉफ्टवेयर है वो एक वर्चुअल कंप्यूटर है, जो क्या होता है, सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे कंप्यूटर में होता है। आए समझ में? या आप बोल सकते हो कि आपका जो फोन है, आपका फोन एक प्रकार का वर्चुअल कंप्यूटर है। आप उसमें कोई भी टास्क क्या करते हो, मतलब डालते हो तो कर सकते हो। जैसे वर्चुअल गेम जिसको बोलते हैं ना, गेम जो खेलते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, एक वर्चुअली तो है, आभासी तो है, जो दिखता नहीं है। तो ये सारे के सारे जो कंप्यूटर बोल लो, उस पे जो सॉफ्टवेयर बोल लो, वो क्या होते हैं? वर्चुअल रोबोट्स होते हैं। क्लियर है? अनुराग मिश्रा से यू आर द रिमार्केबल टीचर लाइक द प्रोफेसर आके एंड प्रोफेसर। थैंक यू सो मच अनुराग। क्या सीवर वगैरह में भी? हाँ बिल्कुल क्षमा, सीवर वगैरह में भी जा सकता है। ड्रोन को रिमोट रोबोट बोल, सर ड्रोन को रिमोट रोबोट, हाँ बोल सकते हैं। ड्रोन को आप रिमोट जो है रोबोट बोल सकते हो। तो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रोबोट की बात करें तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ रोबोट को भी क्या कर लिया, अच्छी तरीके से समझ लिया। क्लियर है? समझ में आ गया? तो यहाँ पे वर्चुअल रोबोट खत्म। अब हम बात करें एडवांटेज के बारे में, रोबोट्स के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। तो यार रोबोट्स के बहुत सारे एडवांटेज हो सकते हैं, जिसमें हम बात करेंगे क्या, सबसे पहली बात कि रोबोट दूर ग्रह में जा सकते हैं, ठीक है, जहां पे हम नहीं जा सकते हैं। दूसरा, पानी और खदानों में बहुत नीचे तक जा सकते हैं, जहां पे इंसानों को खतरा हो सकता है। मतलब कि भाई अगर हम खदान की बात करें, खदान का मतलब माइंस बोल सकते हो, तो आए दिन माइंस क्या हो जाती है, बैठ जाती है, दब जाती है। पता है ना, कोयले की माइंस की बात कर लो, हीरे की माइंस बात कर लो, थोड़ी सी भी गलती हुई तो माइंस का दब जाते हैं, मतलब वो, मतलब माइंस जो है वो बैठ जाते हैं, मतलब उसमें क्या हो जाता है, टूट जाते हैं। जिस और माइंस टूटने की वजह से उसमें जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी काम करने वाले लेबर होंगे, वहां पे कुचल से जाएंगे, मर जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हम ऐसे वहां पे रोबोट्स को भेज सकते हैं और वो काम को करवा सकते हैं जो इंसान करते हैं, और हमें ऐसी जानकारी रोबोट दे सकता है जो इंसानों को नहीं मिल सकती। भाई एग्जाम्पल की बात करें, चंद्रयान मिशन की बात कर लो, मंगलयान मिशन की बात कर लो, तो भाई हम मंगल पे तो जा नहीं पा रहे हैं, तो हमें वो इंसान वहां वहां की जानकारी तो हमें प्राप्त नहीं हो रही। भाई हमने पता लगाया क्या मंगल में पानी है, चंद्रमा पे पानी है, कैसे पता लगाया? क्या हम खुद जाके वहां पे पता किए? नहीं भाई साहब, वहां पे खुद पता नहीं करे। हमने वहां पे क्या भेजा, किसको भेजा? हमने अपने रोबोट को भेजा, तो रोबोट ने वो हमें जानकारी दी जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात तो देखो क्या है कि बिना किसी वेतन के और किसी भोजन के, मतलब इसे कोई सैलरी नहीं चाहिए, इसे कोई भी फूड नहीं चाहिए, या ये बिना बोर हुए 24/7 काम करते हैं। आपका फोन, क्या आपका फोन कभी आपसे बोलता है कि भाई मैं आपको रोज मनोरंजन करता हूँ, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, मैं आपकी बात आपके परिजनों से कराता हूँ, मैं आपकी बात आपके ऐसे लोगों से कराता हूँ जिसको आप चाहते हो, तो उसके एवज में मुझे पैसे दो, या उसके एवज में मुझे खाना दो? ऐसा तो कभी कुछ नहीं होता ना। या बोला कि नहीं भैया अब तो मैं बोर हो चुका, ऐसा है, बोर हो गया, अब मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा होता है क्या? नहीं। हाँ, हैंग जरूर हो सकता है। अब जब उससे आप क्या करोगे, उसके लिमिट से ज्यादा आप काम करोगे तो हैंग जरूर हो सकता है, बट बोर नहीं होता। तो इसके क्या है, ये कुछ एडवांटेज हैं। दूसरा कि मनुष्य की तुलना में वो तेजी से कार्य कर सकते हैं और अधिक लगातार और सटीक रूप से कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि रोबोट जो है उसका क्या है कि वो हम जिस प्रकार से ह्यूमंस काम करते हैं, ये रोबोट्स कई गुना स्पीड से काम कर सकते हैं और लगातार और सटीक काम कर सकते हैं। मतलब हमसे एक दो बार गलतियां हो सकती हैं, बट रिमोट से कभी, रोबोट से कभी भी गलती नहीं होगी, इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक है। दूसरा कि इन सबसे उसमें से बहुत सारे क्या है, स्वचालित है, वो इसलिए बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के अपने आप काम कर सकते हैं। मतलब ये सारे के सारे जो रोबोट्स होते हैं
वो क्या होता है, ऑटोमेटिक होते हैं। एक बार आपने क्या कर दिया, उसको चला दिया, तो आपको जो ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो जरूरी नहीं है। मतलब बार बार जाके चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, आराम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या पता आप इधर चल गए और आपकी आंख लग गई, उसने काम करना बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब आपने एक बार रोबोट ले लिया, आपने उससे जो भी काम बोलना है करवा दिया, आप रोबोट को करवा दो, अपने आप काम करते रहेगा, आपकी जरूरत नहीं है उसको काम करवाने के लिए। क्लियर है? तो जिस प्रकार से इसके एडवांटेज है, तो कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज भी होंगे। तो डिसएडवांटेज में कौन कौन सा है कि पीपल कैन लॉस जॉब इन फैक्ट्रीज। भाई जिस प्रकार से क्या हो रहा है कि हम रोबोट्स को रख रहे हैं, क्योंकि रोबोट्स, फिर से कह रहा हूं कि रोबोट कभी बोर नहीं होगा, आपसे सैलरी नहीं मांगेगा, आज समझ में, वो एक साथ मनुष्य से बेहतर काम कर सकता है। तो अगर रोबोट का उपयोग हम उद्योगों में ज्यादा करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस है उनकी जॉब भी तो चल जाएगी। जो एक सबसे बड़ा जो है कॉन्स है, सबसे बड़ा जो है नुकसान है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी हानि है रोबोट की। दूसरा, नीड अ सप्लाई ऑफ पावर, कि देखो ये आपसे खाना नहीं मारेगा, लेकिन इसे लगातार क्या करने की जरूरत है, पावर की जरूरत है। जैसे आपके फोन को पावर की जरूरत है, इसे बैट चार्ज हमेशा करना पड़ेगा। दूसरा, इसे मेंटेनेंस, इसे काम करने के लिए मेंटेनेंस चाहिए, और इनकी जो मेंटेनेंस होगी वो काफी कॉस्टली होती है। और इसे खरीदने के लिए, रोबोट को खरीदने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है। तो ये सबके क्या है, डिसएडवांटेज है। लेकिन कहीं ना कहीं एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज के सामने ये डिसएडवांटेज जो है वो छोटे से है। तो मैं कहूंगा कि रोबोट जो है उसका उपयोग करना मानव के लिए काफी अच्छा है। इससे क्लियर? अब हम बात करेंगे, चलो ये तो हमने बात कर ली एप्लीकेशन ऑफ रोबोट के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि भाई मेन तो यही हो गया कि सर रोबोट के एप्लीकेशन क्या है। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो यही तो पूछेंगे ना कि सर एप्लीकेशन बताएं कि किन किन जगह पे प्रयोग कर सकते हैं इस रोबोट का। तो देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री के एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग बोल सकते हैं मिलिट्री में। तो भाई मिलिट्री की बात करें तो गाइस, दुनिया के कई सशस्त्र बल, मतलब बहुत सारी दुनिया में जितने भी आर्म फोर्स हैं जो आर्म रखती है, चाहे वो, अगर हम इंडिया की बात करें सीआरपीएफ बोल दो, ठीक है, इंडो टिबेटन फोर्स बोल लो, आर्मी बोल लो, है ना, या तो सैन्य रोबोट विकसित कर रहे हैं, मतलब एक ऐसा प्रकार का रोबोट जो बिल्कुल सैनिक के जैसे दिखता है, या पहले से ही अपने सशस्त्र बलों में उसका प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी मूवी आई है जिसमें बिल्कुल ह्यूमन के जैसा रोबोट है, और जो रोबोट क्या कर रहा है, जिस प्रकार से आर्मी के जवान काम करते हैं, ये रोबोट उसी के जैसे करते हैं काम। सैन्य रोबोट रिमोट द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है, और उन्हें सैन्य कार्यों या कार्यों जैसे खोज और बचाव कार्यों, परिवहन, दुश्मनों पर हमला आदि करने के लिए डिजाइन किया गया है। भाई ध्यान दीजिएगा कि वैसे तो अगर देखा जाए कि जितने भी मिलिट्री लोग हैं, मिलिट्री के जितने भी बड़े बड़े सेक्टर हैं, सेक्टर क्या है, जो मिलिट्री की बात कर रहा हूं मैं, कि वहां पे इस प्रकार के रोबोट का उपयोग करना वर्जित है, क्योंकि जो मानव अधिकार की कुछ संस्थाएं हैं वो कहती हैं कि नहीं, आप क्या नहीं कर सकते, आप एक्चुअल लड़ाई पर रोबोट का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई भी मानव अगर लड़ रहा है तो वो मशीन से नहीं लड़ सकता, ये तो बात क्लियर है। लेकिन बहुत सारे लोग अभी, जैसे बहुत, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका क्या कर रही है, एक प्रकार के जो है रोबोटिक आर्म रिमोट से कंट्रोल करने का, मतलब समझ में आ रहा है कि जब वो अगर हमारे पास आएगी हमला करने के लिए तो वो हमसे लड़ ही नहीं पाएंगे। तो मिलिट्री में क्या यूज कर रहे हैं, बचाव कार्य के लिए भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल मारने के लिए, जैसे खोज के लिए कर सकते हैं, बचाव के लिए, मान लो युद्ध में कोई सैनिक घायल हो गया तो उसको वहां से ले जाने के लिए, ठीक है, परिवहन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, ठीक है, हम मिलिट्री में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बोलोगे सर कौन कौन से रोबोट का यूज किया जा रहा है, तो देखो, अगर हम बात करें कि वर्तमान में उपयोग में आने वाले सैन्य जो रोबोट है उसके एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। जैसे हम इंडिया की बात करें तो डीआरडीओ में दक्ष एक रोबोट है जो एक आर्मी रोबोट है। दूसरा, एल्बिट हर्मिस, ठीक है, एल्बिट हर्मिस 450, ये कहाँ का है, इजराइल का है। दूसरा, RQ9 प्रीडेटर बी, ये किसका है, यूएस का है। उसके बाद IAIO फटरोज, ये ईरान का है। इसके अलावा भी बहुत बहुत सारे रोबोट जो है वो क्या है, अभी डेवलप हो रहे हैं, डेवलपमेंट इसका चल रहा है, जिसमें क्या बोल सकते हैं हम, एटलस रोबोट है, आर्मर्ड कॉम्बैट इंजीनियर रोबोट आदि है। तो ये जो एटलस रोबोट है, आर्मर्ड कॉम्बैट इंजीनियरिंग रोबोट है,
इसका जो है डेवलपमेंट चल रहा है, और ये जो मैंने रोबोट आपको बताया फिलहाल इसका रोबोट का यूज हम कर रहे हैं। सर मेंटेनेंस बोले तो मतलब क्या होगा इसका? मेंटेनेंस का मतलब कि यार उसकी ग्रीसिंग बोल लो, उसके पार्ट्स चेंज करना, इस तरीके की चीजें। ड्रोन से जेएनके में अटैक भी हाँ हो सकता है, डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप। ठीक है, इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में हम कहाँ यूज कर सकते हैं? तो देखो इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में हम रोबोट जिनका उपयोग विभिन्न उत्पादों के जिनका उपयोग विभिन्न उत्पादों उद्योगों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ये स्वचालित प्रोग्राम करने योग्य रोबोट हैं जो 3 या अधिक अक्षों पे चलने में सक्षम है। इंडस्ट्री का मतलब वही मैंने बता दिया, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को पेंट करने के लिए या फिर किसी मशीन को टाइट करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार के जितने भी रोबोट होते हैं वो इंडस्ट्री रोबोट होंगे। इंडस्ट्री में काम करने वाले रोबोट जो मुख्यतः होंगे उसे इंडस्ट्री रोबोट कहते हैं। तो अब यहाँ पे कौन कौन से है, मतलब कौन कौन से रोबोट है जो इंडस्ट्री में यूज किए जा रहे हैं? तो उसमें है कौन सा? ऑर्कुलेटेड रोबोट, डेल्टा रोबोट, कार्टेशियन रोबोट और SCARA रोबोट। ये कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये रोबोट का क्या है, एक मतलब नाम है। सर आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, रियली सर, थैंक यू सो मच हिमानी गुप्ता, थैंक यू। दूसरा क्या है गाइस, हाँ अगर हम बात करें उद्योगों में काम करने वाले रोबोट की संख्या जो है वो 2021 के अंत तक, मतलब इस साल के अंत तक 3 मिलियन से अधिक तक पहुंचने का अनुमान है। भाई 3 मिलियन बहुत होते हैं, 3 मिलियन मतलब हम रोबोट का यूज कर लेंगे जो इंडस्ट्री में हो रहा है, क्या बात है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे रोबोट्स का उपयोग किया जा रहा है जो कृषि के विभिन्न कार्यों में सहायता कर सकते हैं, या कृषि के उद्देश्यों के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में क्या करेंगे, जैसे इसका मुख्य क्षेत्र कटाई, यानी कि जो फसल पक गए, जो फसल पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं उनको काटना, क्लाउडिंग, सीडिंग, ठीक है, बीज रोपण, बीज को रोपने के लिए, जो मिट्टी है उसके विश्लेषण के लिए, मतलब जो मिट्टी है उसके एनालाइज करने के लिए, पर्यावरण की निगरानी करने के लिए, खरपतवार के लिए ड्रोन आदि है। मतलब ये ड्रोन की बात करें तो वो खरपतवार का नियंत्रण कर सकता है, पर्यावरण की निगरानी कर सकता है, मिट्टी के विश्लेषण में कर सकता है। तो एग्रीकल्चर में हम क्या कर सकते हैं, रोबोट का उपयोग इस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से रोबोट्स हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले जो रोबोट है वो है क्या, मरीन रोबोट, मरीन रोबोट, मिल्कर, दूसरा हार्वेस्ट ऑटोमेशन, ऑरेंज हार्वेस्टर। ये कुछ ऐसे रोबोट्स हैं जो कृषि में यूज किए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम एग्रीकल्चर रोबोट की बात करें कौन कौन सा है, मरीन रोबोट, मिल्कर, हार्वेस्ट ऑटोमेशन और ऑरेंज हार्वेस्टर। ये सारे के सारे रोबोट कौन से बच्चे, ये जो भी रोबोट है ये एग्रीकल्चर में काम करने के लिए सक्षम है। और मेडिकल साइंस की बात करें तो भाई मेडिकल साइंस में चिकित्सा के क्षेत्र में क्या विभिन्न कार्य को करने, जैसे सर्जरी करने के लिए हम रोबोट का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। रोबोट को मेडिकल रोबोट के रूप में जानते हैं कि जो रोबोट मेडिकल सर्जरी कर सके। भाई आपको पता होना चाहिए कि आजकल हम क्या कर रहे हैं, हमने जो ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, उसको अपना एडवांस बना लिया। ओटी में अब किसी भी ह्यूमन अपेरेंस की कोई जरूरत नहीं है। ओटी के अंदर में क्या होगा, पेशेंट का जो भी ऑपरेशन हो वो दूर बैठे क्या कर सकता है डॉक्टर, है ना, रोबोट से कर सकता है। तो रोबोट से अगर सर्जरी करेगा तो बेनिफिट ये है कि ब्लीडिंग कम होगी, इन्फेक्शन कम होगा, क्लियर है। और हम क्या कर सकते हैं, बिना बॉडी को चीरे हम इफेक्टिव रूप से क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को कर सकते हैं। जैसे आजकल जो भी अपेंडिक्स का बोल लो, या अगर आप गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन बोल लो, इन सभी ऑपरेशन को करने के लिए पूरा पेट फाड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हम क्या करते हैं, पेट में 2 छोटे छोटे छेद करके हम मशीन के द्वारा क्या करते हैं, उसे ऑपरेट कर लेते हैं और मशीन के द्वारा ही सर से बाहर ले आते हैं, जिससे पूरी बॉडी के अंदर में क्या होता है, इन्फेक्शन कम होता है, ब्लीडिंग भी कम होती है। अब अगर बात करें कौन कौन से रोबोट हैं सर हमारे पास, तो विभिन्न प्रकार की मेडिकल रोबोट है, जैसे सर्जिकल रोबोट है, ठीक है, आपका जाके कौन सा रोबोट बोला, रिहेबिलिटेशन रोबोट है, दूसरा टेली प्रेजेंस रोबोट है, बायो रोबोट है, कीटाणु रोधन रोबोट है, कीटाणु का मतलब डिसइंफेक्शन रोबोट है, साथ ही कंपेन रोबोट है, फार्मेसी ऑटोमेशन है, ये सारे के सारे रोबोट हैं। और कौन कौन से रोबोट बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर कीटाणु रोज, जो कीटाणु शोधन,
मतलब डी इन्फेक्शन रोबोट जो होंगे वो क्या करते हैं, पराबैंगनी किरणों का उपयोग करके 1 मिनट के अंदर में या कम, मिनट से भी कम, किसी भी कमरे को कीटाणु रहित कर सकते हैं। मतलब किसी भी कमरे के अंदर में जो बैक्टीरिया है या कोई भी अगर जो वायरस बोल सकते हो उसको खत्म कर सकते हैं। तो इबोला वायरस के खिलाफ जो है कीटाणु शोधन रोबोट का उपयोग किया गया था। कीटाणु शोधन, नॉट शोधन। क्लियर है? इसके अलावा हम जैसे आजकल इसके अलावा लक्ष्मी रोबोट बैंकिंग सेक्टर में कर सकते हैं। लक्ष्मी रोबोट का नाम सुना है? जो है लक्ष्मी रोबोट जो है एक ऐसी रोबोट है जो क्या करेगी, आपके जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी देगी, लाइव अपडेट देगी आपके अकाउंट के बारे में, आपके करंट अकाउंट के बारे में, आपके पासबुक के बारे में, और अगर आप उसे स्टॉक के बारे में पता करना चाहते हैं तो वो भी देगी। और आजकल क्या है, रोबोट का उपयोग हम कहाँ कर रहे हैं, हम रेस्टोरेंट में भी कर रहे हैं डिश को पहुंचाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा पुलिस स्टेशन पे भी क्या किया जा रहा है, रोबोट को रखा जा रहा है। तो ये सारे के सारे सेक्टर जो है इन रोबोट का उपयोग कर रहे हैं। सो बच्चे, आज की जो क्लास मैंने बताई वो रोबोटिक्स पे थी, यानी कि एक 1.5 घंटे की क्लास में आपको मैंने इतना सारा मटेरियल जरूर दे दिया कि वो मटेरियल आपके रोबोटिक्स चैप्टर को क्लोज करने में, आपके रोबोटिक टॉपिक मतलब रोबोटिक्स के टॉपिक को अच्छे तरीके से डेवलप करने में काफी मदद करेगा। हमने बात की रोबोट क्या है, रोबोटिक्स क्या है, रोबोट की हिस्ट्री क्या है, रोबोट्स के पास, रोबोट के पार्ट्स क्या है, रोबोट के टाइप्स क्या है और एप्लीकेशन क्या है। इससे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। तो ये आज की जो क्लास है मेरे ख्याल से काफी महत्वपूर्ण है, और आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि हम किन किन सेक्टर में किन किन प्रकार के रोबोट का यूज कर रहे हैं। और भी कोई अगर आपके मन में सवाल हो तो मुझसे सवाल पूछे, वरना आज की क्लास को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। और आज की क्लास का टाइमिंग जो है पता भी नहीं चला कि किस तरीके से 1.5 घंटा बीत गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपको क्या लगता है वो भी कमेंट में बताइएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। और अगर कोई भी सवाल आपके हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो। और आज की क्लास से क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिखो कि भारत में रोबोटिक्स के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि हो सकती है, या भारत में रोबोटिक्स का क्या योगदान है, या किस तरीके से रोबोटिक्स जो है भारत को आगे बढ़ने में मदद करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच आरसी। सो आज की क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चे क्वेश्चन जरूर लिखिएगा, क्वेश्चन लिख के दिखाइएगा जरूर, मैं देखता हूं आप में से बहुत सारे बच्चे जो है क्वेश्चन लिख रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं। ठीक है, शब्द जरूर कम है बट कोशिश कीजिए धीरे धीरे उसे बढ़ाने के लिए। सर नेक्स्ट क्लास ऑन विच टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्लास हो सकता है नैनो पे भी हो। 3 टॉपिक बचे हैं। एक बचा है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा बचा है नैनो टेक्नोलॉजी, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे भी हम थोड़ा सा ले लेंगे। यानी कि अब ये क्लास जो है आपकी साइंस एंड टेक वाली ये खत्म होने वाली है। सर ओटी में बहुत बार गया हूँ, 60% काम तो मशीन ही कर रही है। बिल्कुल सही बोल रहा है, जितने भी डेंटिस्ट वाला काम है वो कौन करते हैं, मशीन तो करती है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू प्रतिभा, थैंक यू। सर ड्रोन से संबंधित एक लॉ भी आया है इंडिया। हाँ बिल्कुल, देखो ड्रोन को आप बिना सरकार के परमिशन के नहीं उड़ा सकते हो। ठीक है, ये सर आपके ज्ञान से हम बहुत जल्दी अपना टारगेट पर, बस मोहित यही जरूरी है बच्चे। अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो तो मुझे लगेगा कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैंने अच्छे तरीके से पूरी कर ली। ठीक है, थैंक यू सो मच समा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। ठीक है, आप मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं है आप सभी के, क्या मैं स्ट्रीम को खत्म करूं? चलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज की क्लास पे इतना रखते हैं। आज सैटरडे है ना, आज फ्राइडे है। कल वापस मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।